Hello everyone, this is Indra Vikram. Welcome to Social School and be ready for the practice of the question answers of chapter 2. तो चैप्टर 2 आपका काफ़ी पहले ख़त्म हो चुका है, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स जो है वो बाकी थे। तो चैप्टर 2 और चैप्टर 3 जो है इनके क्वेश्चन आंसर सब बैक टू बैक आ जाएंगे और उसके बाद चैप्टर 4 पैरेलली शुरू हो जाएगा हालांकि, ठीक है। तो क्लास 11th के हम चैप्टर 3 बेसिकली कंप्लीट कर चुके हैं। मेसोपोटामिया वाला चैप्टर, राइटिंग सिटी लाइफ कंप्लीट कर चुके हैं और रोमन वाला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, रोमन एम्पायर वाला, एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। इसके अलावा नोमैडिक एम्पायर हमारा कंप्लीट हो चुका है। जल्दी से इनके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे हम, और अभी तो चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर्स करवा रहा हूँ मैं। इन क्वेश्चन आंसर्स को करने के बाद चैप्टर 2 के, चैप्टर 3 के कर लेंगे, और मैंने जैसा कहा कि पैरेलली चैप्टर 4 शुरू हो जाएगा। तो हम मतलब अगले कुछ टाइम में आपका क्लास 11th का सिलेबस बहुत जल्द नेक्स्ट मंथ में 100% कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि फिर हम चैप्टर 4, 5, 6, 7 लगभग हमारे पास 4 चैप्टर और बचे हैं। तो अगर हमने अभी 3, 3.5 लगभग 4 चैप्टर आप मान के चलो कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक ख़त्म हो जाएंगे। तो चलो बिना डिले किए जल्दी से आप भी मेरे साथ इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना शुरू करो। टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा कुछ और छोटे छोटे शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस के लिए इंक्लूड किया हुआ है। ऑलराइट, सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चन। क्या कह रहा है ये टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन 1? इफ यू हैड लिव्ड इन रोमन एम्पायर, अगर आप रोमन साम्राज्य में रहते हैं तो आप कहाँ रहना पसंद करेंगे? वेयर वुड यू रादर हैव लिव्ड, इन द टाउन्स और इन द कंट्री साइड? यानी आप रोमन साम्राज्य में रहते हैं। अब बताइए आपकी इच्छा क्या है, कहाँ पे आप रहना पसंद करेंगे? आप टाउन्स में रहना पसंद करेंगे या कंट्री साइड में रहना पसंद करेंगे? आपने बड़ी डिटेल में सारी बातें पढ़ी हुई हैं। अगर आपको वीडियो जो है समझ आ गया था, जो कि आपके लिए बनाया गया था इन थ्योरी पोर्शन को समझाने के लिए, तो आपको याद होगा कि हमने टाउन्स की कंडीशन और कंट्री साइड दोनों की कंडीशंस को बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश की थी, और हमने समझा था कि टाउन्स में रहने में और कंट्री साइड में रहने में क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं। सिटीज़ या टाउन्स में रहने के अपने बहुत सारे बेनिफिट्स थे, कंट्री साइड में रहने के काफ़ी सारे लॉस थे, है ना। स्पेशली ऐसी कंडीशन जब फेमाइन वगैरह की कंडीशन हो जाती थी, तब तो कंट्री साइड में हालत ख़राब हो जाती थी, ठीक है। तो आंसर बड़ा सिंपल सा होगा कि मैं कहाँ रहना चाहूँगा। मैं ज़्यादातर टाउन्स में रहना पसंद करूंगा, मैं टाउन एरियाज में रहना पसंद करूंगा। आई वुड हैव लाइक टू लिव इन टाउन्स। ऑलराइट, तो बड़ा सिंपल सा आंसर है। नाउ हाउ विल यू फ्रेम द आंसर? आप इस आंसर को फ्रेम कैसे करेंगे? सो यू विल स्टार्ट द आंसर विथ दिस स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट। आप यहां से सीधा सीधा इसको शुरू करेंगे लिखना कि आई वुड हैव लाइक टू लिव इन टाउन्स। मुझे टाउन्स में रहना ज़्यादा पसंद रहेगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा रोमन एम्पायर के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेटर सोर्स ऑफ अर्निंग है, फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है। किस चीज़ की फैसिलिटीज़ हैं कि अगर कभी नेचुरल कैलामिटी आती है, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, तो इन नेचुरल डिजास्टर्स में आपकी हालत ख़राब नहीं होने वाली है। खाने पीने की चीज़ें सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल रहेंगी। और यहीं अगर आप टाउन्स में रहेंगे तो आपसे यही सिटीज़ या मतलब आप कंट्री साइड में रहेंगे तो यही टाउन्स और सिटीज़ आपसे टैक्स वगैरह सब कुछ लेके चले जाएंगे, खाने पीने की चीज़ें लेके चले जाएंगे। अब खाने पीने का कुछ बचेगा नहीं, तो फिर बहुत ज़बरदस्त लेवल पर सफरिंग्स होने वाली हैं कंट्री साइड पे। ऑलराइट, तो आपको यहाँ नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह अगर फ्रिक्वेंटली आते हैं तो उनसे बचाव करने में सहूलियत होगी। रोमन सिटी में देयर वाज सच अ स्ट्रक्चर विच वाज क्वाइट स्ट्रॉन्ग टू फाइट विद द डेली लाइफ प्रॉब्लम। शहरों को इस तरीके से बनाया गया है कि रोज़मर्रा की जो समस्याएं हैं, डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं, इनसे बहुत आसानी से शहर के वासी जो है वो निपट सकते हैं, बजाय कि गांव के लोगों के साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। सो बिकॉज टाउन्स वर कमिंग अंडर द टेरिटरी ऑफ द सिटी एंड दे हैड बीन एडेड बाय द पीपल हु बिलोंग टू द पॉलिटिकल एंड बिजनेस रिलेटेड फील्ड्स। तो जो कंट्री साइड होते थे, ये कंट्री साइड बेसिकली एक बड़ी सिटी के अंतर्गत ही आते थे, ठीक है। मतलब अगर मैं कह दूं कुछ इस तरीके से कि ये हो गया मान लो एक शहर, तो इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कंट्री साइड्स हैं, यानी कि विलेज एरियाज़ हैं, गांव वाले एरियाज़ हैं। और ये जो छोटे छोटे पर्टिकुलर एरियाज़ हैं, इन एरियाज़ से जो एग्रीकल्चरल टैक्सेस और रेवेन्यू आता है, ये रेवेन्यू जो है बेसिकली कहाँ जाता है? सिटी में। तो जो वहाँ पे रिच लोग हैं, बिजनेस क्लास के लोग हैं, ये सारा कुछ कलेक्शन करके और फिर अपने पास भी रखेंगे, और ये रोमन कैपिटल यानी मैं कह दूँ कि रोम में भी भेजेंगे। ऑलराइट, एम्परर के पास में भेजेंगे। तो पहला क्वेश्चन हो गया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाइल अ लिस्ट ऑफ सम ऑफ द टाउन्स एंड सिटीज।
आपको एक लिस्ट बनानी है। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखा है अगर आपने, तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो आपको यहाँ पे टाउन्स हो गए, सिटीज़ हो गए, रिवर्स हो गए, सी हो गए और प्रोविंसेस का एक लिस्ट बनाना है यहाँ पे, जो कि चैप्टर में आपने पढ़ा है बेसिकली। और जब आपको वीडियो बताया गया, यानी कि जब थियोरेटिकल वीडियो जो है पूरा एक्सप्लेन किया गया है, लाइन टू लाइन एक्सप्लेन किया गया है, तो उस दौरान आपको मैंने बताया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं, रिवर्स हैं, सीज हैं, क्लियर है। तो एंड देन ट्राई एंड फाइंड देम ऑन द मैप। तो अभी मैप वर्क अभी हम नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ यहाँ पर क्या करेंगे कि मैं आपको बता दूंगा। मैप वर्क के लिए एक सेपरेट क्लास हम लोग रखेंगे और उसमें मैप वर्क करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। फाइंड देम ऑन द मैप। सो कैन यू से समथिंग अबाउट एनी 3 ऑफ द आइटम्स इन द लिस्ट यू हैव कंपाइल्ड। चलो कॉन्टिनेंट्स अगर हम देखें तो शुरू में ही हमारी बात हो गई थी कि ये जो है क्या है, एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट, यानी ये 3 महाद्वीपों में फैला हुआ कॉन्टिनेंट है, एम्पायर है, साम्राज्य है जो कि 3 कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है। कहाँ कहाँ पे? यूरोप में फैला है, नॉर्थ अफ्रीका में फैला है, ठीक है। और इसके अलावा फर्टाइल क्रेसेंट में कह दूँ, ठीक है, फर्टाइल क्रेसेंट में फैला हुआ है, ऑलराइट। या आप ये भी कह सकते हैं कि वेस्ट एशिया के पोर्शन में फैला हुआ है, ऑलराइट। तो बेसिकली ये जो यूरोप हो गया आपका, नॉर्थ अफ्रीका हो गया, ये सब हो गए, ठीक है। आइलैंड की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चलो मेंशन कर सकते हो, सिसिली करके एक आइलैंड है। और मेनली हमारी बात हुई थी कि रिवर्स, सी और प्रोविंसेस वगैरह हमको मेंशन करनी है। तो रिवर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नाइल रिवर है, राइन रिवर है, डेन्यूब रिवर है, सिंध रिवर है, ठीक है। राइन और डेन्यूब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही रिवर्स जो है रोमन साम्राज्य की नॉर्दर्न बाउंड्री को फॉर्म करती हैं, ऑलराइट। अगर हम सी के बारे में बात करें तो मेडिटेरेनियन, कैस्पियन, ब्लैक सी और एगियन सी जो है ये मेन सी बॉडीज़ हैं। मेडिटेरेनियन इज ऑल्सो नोन एज द हार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर। मेडिटेरेनियन को क्या कहते थे? हार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर। रोमन साम्राज्य का ये सेंटर पॉइंट हुआ करता था, ऑलराइट। प्रोविंसेस की बात करें तो गॉल है, न्यूमीडिया है, ट्यूनीशिया है, मैकेडोनिया है और इजिप्ट है, तमाम ढेर सारी प्रोविंसेस हैं यहाँ पे, ऑलराइट। टाउन्स और सिटीज़ की बात करें तो कॉन्स्टेंटिनोपल बहुत इंपॉर्टेंट सिटी, जो कि कहाँ की है? ईस्टर्न रोमन एम्पायर की। नेपल्स हो गया इटली में ही, डेमेस्कस हो गया, अलेक्जेंड्रिया हो गया और रोम। सो ऑल दीज वर वन ऑफ दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इजिप्ट हो गया, आगे जाके ये सब बड़े बड़े उसमें आएंगे सिटी, मतलब क्या नाम है, प्रोविंस, ये तो प्रोविंसेस में हो गया। इजिप्ट, स्पेन, ये सब प्रोविंसेस में हो गया, ऑलराइट। सो डिस्क्रिप्शन ऑफ, ये आप पहले लिस्ट लिख दोगे कि इस तरीके से, ये फैक्चुअल हो गया है ना, जो उसने पूछा था क्वेश्चन ने कि आपको बनानी है, लिस्ट बनानी है कि कौन से आइलैंड्स हैं, कौन से रिवर्स हैं, कौन से सी हैं, कौन से क्या हैं बेसिकली, ऑलराइट। अब कौन क्या कंट्रीब्यूशन करता है अगर हम लिस्ट बनाए तो रिवर्स हेल्प इन प्रोवाइडिंग इरिगेशन फैसिलिटीज़ फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है, बिल्कुल सही है। सीज एंड ओशंस हेल्प इन द प्रमोशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। Towns and cities were the main center of the economic, social and political activities of the empire. तो river, sea और towns, how they are contributing for the growth and prosperity of the Roman Empire, इस तरीके से आप देखिए। रिवर जो है वो बेसिकली आपको एग्रीकल्चर प्रमोट करने में हेल्प कर रही है, ठीक है, सफिशिएंट इरिगेशन प्रोवाइड करके। सी और ओशन के थ्रू ज़बरदस्त ट्रेड और कॉमर्स कंप्लीट हो रहा है। टाउन्स और सिटीज़ जो हैं ये बाकी की इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या प्रॉस्पेरिटी देखने के लिए आप इसका इस्तेमाल, मतलब कुल मिला के डिसाइड करने के लिए आप इसका नाम लिख सकते हो अपने आंसर में, ठीक है। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इमेजिन दैट यू आर अ रोमन हाउसवाइफ। अब आपको इमेजिन करना है भाई साहब कि आप एक रोमन सिटीजन हैं और सिटीजन में भी आप एक विमेल, एक फीमेल है, ठीक है। प्रिपेयरिंग अ शॉपिंग लिस्ट फॉर द हाउस होल्ड रिक्वायरमेंट्स, व्हाट वुड बी ऑन द लिस्ट? क्या क्या चीज़ें आपके लिस्ट में होनी चाहिए? तो भाई वही चीज़ें, कोई बहुत अलग से नहीं कि आप रोमन हाउसवाइफ हैं तो कोई बहुत सितारा तोड़ के लाएंगी। कॉमन ग्रॉसरी की लिस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, हाउस होल्ड की लिस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत सिंपल सी चीज़ें, ठीक है, रोमन ग्लास पेंटिंग्स हो गए, घर के लिए कर्टन्स हो गए, किचन अप्लाइंसेस हो गए, बेड शीट्स, कुशन कवर, टॉयज, फर्नीचर, ठीक है, और जो उस समय के डेली लाइफ के मॉडर्न अप्लाइंसेस रहे होंगे, इन सबको आप एज अ हाउसवाइफ अपने शॉपिंग लिस्ट में इंक्लूड करोगे, ऑलराइट। व्हाट डू यू थिंक द रोमन गवर्नमेंट स्टॉप्ड कॉइनिंग इन सिल्वर? ठीक है, तुम्हें क्या लगता है कि क्यों? आगे जाकर याद है हमने एक वीडियो देखा था, स्पेन में जो सिल्वर के माइंस हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ स्कार्सिटी, कमी आ रही थी। हाँ, तो क्यों ऐसा हुआ
कि रोमन गवर्नमेंट ने, रोमन शासन ने आगे जाकर जो सिल्वर के कॉइन है इनको मिंट करना बंद कर दिया और उसकी जगह में दूसरी मेटल का इस्तेमाल करना शुरू किया। कौन सी मेटल थी वो? तो रोमन गवर्नमेंट स्टॉप्ड कॉइनिंग द सिल्वर। आगे जाके रोमन शासकों ने, रोमन गवर्नमेंट ने जो सिल्वर कॉइन्स हैं इनको बनाना, मिंट करना बंद कर दिया, क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि स्पेनिश सिल्वर माइन यानी स्पेन में जो चांदी की माइंस हैं, खान हैं, है ना, ये खाली होने लग जाएंगी, एम्प्टी होने लग जाएंगी। और जब एम्प्टी होने लग जाएंगी तो फिर इसको किसी न किसी दूसरी मेटल से रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज़ इकोनॉमी में कॉइन्स की कमी पड़ जाएगी, इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। ट्रांजैक्शंस कैसे होंगे मॉनेटरी, अगर कोई यूनिट नहीं है तो। तो इस तरीके से सिल्वर की जब अच्छी खासी कमी हो गई रोमन एम्पायर में, तो गवर्नमेंट ने गोल्ड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। क्लियर है? तो सोने के सिक्के जारी हो जाएंगे। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। सपोज द एम्परर ट्रजान हैड एक्चुअली मैनेज टू कॉन्कर इंडिया। याद है आपको कि जब ट्रजान एक मेसोपोटामिया के एक्सपेडिशन पे निकलता है, अगर आपको याद नहीं है तो आप वीडियो देखेंगे जब वो वाला, ठीक है, अर्ली एम्पायर वाला, तो उसमें इस चीज़ को मैंने मेंशन किया हुआ है। आपके बुक में भी एक बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, उसमें ये विश करता है एम्परर ट्रजान जो है कि काश मैं भी सिकंदर की तरह, अलेक्जेंडर की तरह यंग होता तो आई वुड हैव अटैक्ड द इंडिया। तो मेसोपोटामिया की तरफ जाता है यूफ्रेट्स के आसपास कुछ कैंपेन करने, और वहाँ से वो देखता है कि कैसे सी ट्रेड फैसिलिटेट हो रहा है, उसके मन में डिज़ायर आती। तो हो सकता है, मतलब अब आपको यहाँ एक इमेजिनेशन दी गई है कि काश ऐसा हो गया, मतलब मान लो एज पर द ट्रजान ऐसा हो गया कि उसने इंडिया पे अटैक किया और उसने कॉन्कर कर लिया, ठीक है। एंड द रोमन्स हैड हेल्ड टू द कंट्री फॉर सेवरल सेंचुरीज, और कई शताब्दियों तक, कई सेंचुरीज तक रोमन्स जो है इस कंट्री पर रूल करते रहेंगे, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से आज भारत देश अलग होता? चलो, सो ट्रजान इज रिमेंबर्ड एज अ सक्सेसफुल सोल्जर एम्परर। जब से रोम रिपब्लिक से एम्पायर वाले पोजीशन पे आया है, ध्यान रखना है, तब से जो एम्परर्स हैं इनकी बहुत ज़्यादा चलती है और एम्परर्स जो है पावरफुल भी हैं। तो ट्रजान भी एक सफल सैनिक सम्राट है। सैनिक सम्राट कहने का मतलब है कि साम्राज्यवादी है, इंपीरियलिस्ट है। ही हिमसेल्फ इज़ अ वेरी गुड कमांडर, ऑलराइट, एंड ही लाइक्स टू लीड द कैंपेन्स। ऐसा नहीं कि सम्राट है तो बैठा हुआ गद्दी पे और उसने आदेश दिए कि जाओ तुम लोग अटैक करके आओ, ये हो, इस तरह से नहीं। ही हिमसेल्फ इज लीडिंग द कैंपेन, ठीक है। तो कई जगह पर वो ऐसा रोमन इतिहास में मिलता है कि जब भी विस्तार के लिए, एक्सपेंशन के लिए गया तो ही हिमसेल्फ, मैंने जैसा कहा कि पर्सनली वो उस पूरे कैंपेन को लीड कर रहा होगा, ठीक है ना। चलो, तो आगे जाके हम देखते हैं कि अपने ज़माने में, वैसे तो अगस्टस के ज़माने में सफिशिएंट एक्सपेंशन हो गया था, लेकिन फिर भी छोटे मोटे कुछ बचे थे जिसको ट्रजान ने अपने टाइम पर कंप्लीट कर लिया। यानी रोम साम्राज्य का अर्ली सेंचुरी में जो मैक्सिमम एक्सपेंशन होना था वो ट्रजान के टाइम पर हो गया था। ऑलराइट, सो आपको लिखना है पहले ट्रजान के बारे में थोड़ा सा। यहाँ पर हमने क्वेश्चन में क्या देखा? हमने क्वेश्चन में देखा कि ये पूछ रहा है कि ट्रजान जो है वो अगर इंडिया जीत लेता तो फिर इंडिया आज कितना डिफरेंट होता। तो पहले आपको थोड़ा सा एक छोटा पैराग्राफ ट्रजान के ऊपर डेडिकेट करना होगा कि हाउ द ट्रजान वाज, कि ही लेड द कैंपेन, ही वाज अ सक्सेसफुल मिलिट्री कमांडर, ऑलराइट, ही एक्सपेंडेड द बाउंड्रीज ऑफ द रोम टू द मैक्सिमम टेरिटोरियल एक्सटेंट। उसने रोम की सीमाओं को मैक्सिमम एरिया तक एक्सपैंड किया है। क्लियर है? मतलब अपने मरने के पहले पहले रोम को अच्छा खासा एक्सपैंड करके जाएगा, ठीक है। एज वेल एज ही इज ऑल्सो नोन एज फॉर हिज फिलैंथ्रोपिक रूल। जब वो रूल कर रहा है, जितने समय तक वो रूल कर रहा है, इज नोन एज अ वेरी गुड रूलर, ऑलराइट। बहुत सारे पब्लिक बिल्डिंग प्रोग्राम करवाए उसने, यानी बहुत सारी अच्छी अच्छी इमारतें, क्योंकि जब आप एक्सपीडिशंस करते हैं, अटैक करते हैं, तो दो चीज़ें होती हैं, खर्चा तो है, इन्वेस्टमेंट तो है। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आपको कॉस्ट तो लगेगी ना इतने सारी आर्मी मोबिलाइज कराने का, लेकिन जब आप जीतते हैं बहुत सारे एरियाज तो ये कॉस्ट रिकवर हो जाती है, प्लस आपको और बेनिफिट हो जाता है। आपको सरप्लस अमाउंट भी तो मिल जाएगा जिन एरियाज़ को आप डिफीट करेंगे, वहाँ से उनके खजाने, उनके रेवेन्यू को आप अपने पास लेके आएंगे। तो जब इनके पास सरप्लस रेवेन्यू आया होगा तो उस सरप्लस रेवेन्यू का इस्तेमाल किया इन लोगों ने बहुत सारे सोशल वेलफेयर के प्रोग्राम इनिशिएट करने में, बहुत सारी बिल्डिंग वगैरह बनाने में, जिससे ट्रजान की जो क्या कह सकते हैं कि इमेज है ना, वो और बढ़ेगी और रोम की प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ेगी, उसकी रेपुटेशन भी बढ़ेगी और रोम की प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ेगी। क्लियर है? तो रोम में जो भी 5-6 बड़े अच्छे खासे एम्परर हैं उनमें हम ट्रजान को बहुत ही इंपॉर्टेंट
रोल देते हैं। ऑलराइट, चलो, तो इस हिसाब से अगर हम देखें कि ट्रजान ने अपने युद्ध के द्वारा जो विस्तार किया उससे रोम का भला ही किया। रोम में कल्चरल प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और पीस इस्टेब्लिश हो रही है। तो माइट भी अगर वो इंडिया को कॉन्कर करता तो ही वुड हैव बीन द ग्रेटेस्ट रूलर, है ना। और इन्हीं फिलैंथ्रोपिक रूल्स को, ये पॉसिबल हो सकता है, माइट भी ऐसा करता, माइट भी ऐसा, माइट नॉट भी, दोनों हो सकते हैं। मतलब हो सकता है फिलैंथ्रोपिक रूलर प्रूव होता और ओवरऑल इंडिया को कहीं ना कहीं बहुत अच्छा फ़ायदा देता। रोमन सोसाइटी में डेमोक्रेसी और बहुत सारी अच्छी चीज़ें थी जो इंडिया की तरफ आती। क्लियर है, तो ये भी हो सकता था, है ना। और रोमन सोसाइटी की तरह आज स्कॉलर्स और तमाम बहुत सारे ऐसे आइडियाज़, जैसे वुमेंस को लेके बहुत पॉजिटिव आइडियाज़ हैं रोम में, है कि नहीं, फाइनेंस वगैरह को लेके और मैरिजेस वगैरह से रिलेटेड, तो वो सब कुछ इंडिया की तरफ भी कन्वे हुए होते और इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट होता डेफिनेटली। चलो, गो थ्रू द चैप्टर केयरफुली, जो कि आप ऑलरेडी गो थ्रू हो चुके हैं, एंड पिक आउट सम बेसिक फीचर्स ऑफ रोमन सोसाइटी एंड इकोनॉमी विच यू थिंक मेड इट लुक क्वाइट मॉडर्न। आपको कुछ ऐसे फीचर्स निकालने हैं यहाँ से जो रोम के समाज को क्या बनाते हैं, मॉडर्न बनाते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रोम के समाज को मॉडर्न बनाती हैं। वी फाउंड दैट इन रोमन सोसाइटी वुमेन वेर क्वाइट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, अभी बात ही चल रही थी, चलो, है ना। तो हमने रोम की सोसाइटी में देखा कि जो वुमेन्स हैं, महिलाएं हैं, इनको बड़ा बढ़िया फाइनेंस के मामले में इंडिपेंडेंस है, फ्रीडम है। ठीक है, आपने बड़े डिटेल में पढ़ा है ये कि जो मेल्स हैं और फीमेल्स हैं, इन दोनों को सेपरेट आइडेंटिटी, या मैं कहूँ कि दे बोथ ऑफ देम विल बी ट्रीटेड एज इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल मतलब दे हैव द फ्रीडम इन द रिसोर्सेज दे ओन। ठीक है, तो फीमेल के जो रिसोर्सेस है उसमें फीमेल को फ्रीडम है, मेल के जो रिसोर्सेस हैं उसके नाम पे जो है उसमें उसके अधिकार है। तो इन दोनों को इंडिविजुअल एंटिटी, फाइनेंशियल एंटिटी के तौर पर ट्रीट किया जाता था और ये बहुत अच्छी चीज़ है। इससे उनका फाइनेंशियल जो मैं कहूँ कि एम्पावरमेंट है वो होता था। क्लियर है, तो आप जब अपना आंसर शुरू करेंगे तो इसी तरीके से वहीं उसी पॉइंट से लिखना शुरू करेंगे कि भाई हम देखते हैं कि यहाँ पर मैन और जो वुमेन हैं वो दोनों एक इंडिविजुअल फाइनेंशियल एंटिटीज़ हैं और दोनों के अपने अपने फाइनेंसेस पे दोनों का अधिकार है। दोनों जब तक साथ रहते हैं तब तक दोनों एक दूसरे के जो रिसोर्सेस हैं उनको यूटिलाइज भी कर सकते हैं, लेकिन सेपरेट होने के बाद जिनके जो रिसोर्सेस थे वो उसको लेके अपना सेपरेट लाइफ जी सकता है। तो गेटिंग मैरिड, हाँ, मतलब ऐसा था कि भाई जब शादी हो जाएगी तो उसके बाद भी जो द फीमेल कैन ओन और कैन हैव द राइट ओवर द रिसोर्सेज ऑफ और द प्रॉपर्टी ऑफ हर नेटल हाउस। मतलब विवाह के जस्ट बाद भी ऐसी परिस्थिति है कि जो जिस घर से आई हुई है वो महिला, उस घर से उसको जो भी संपत्ति मिली हुई है उस पर उसका प्रॉपर अधिकार रहेगा और वो हमेशा रहेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आफ्टर द मैरिज वो जो राइट है वो डिसॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये सबसे मेन फीचर है रोमन सोसाइटी का और यहाँ हमें देखने को मिलता है कि उस ज़माने में एटलीस्ट इस मामले में रोम थोड़ा सा आगे है, पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है रोम की। दिस फीचर शोज अस दैट वुमेन वेर होल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग स्टेटस इन द सोसाइटी। तो आपको ये लाइन डेफिनेटली आपके आंसर में इंक्लूड करनी होगी। अनदर मॉडर्न फीचर वाज वी फाउंड फ्रॉम रोमन इकोनॉमी वाज दैट देयर वर वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन और ट्रेडिंग रिलेशन। ठीक है, तो दूसरा क्या है, दूसरा मॉडर्न फीचर, एक तो हम वुमेन एम्पावरमेंट देख लेते हैं वहाँ पे, और दूसरा अगर हम ट्रेड और कॉमर्स के बारे में बात करें तो रोम का जो ट्रेडिंग फीचर है या ट्रेड एंड कॉमर्स है, ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग रिलेशंस। आपने देखा कि रोमन्स जो है इंडिया के साथ प्रॉपर ट्रेड करते थे, भारत तक में आपको सिक्के मिलते हैं रोम साम्राज्य के। ठीक है, इट मीन्स दे कंट्रोल द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। तो ज़बरदस्त ट्रेडिंग रिलेशंस हैं अक्रॉस द रोमन एम्पायर्स प्रोविंसेस। तो इनलैंड और मतलब इसमें दोनों चीज़ें इंक्लूड कर लेना, यहाँ पर सिर्फ रोम के बारे में बात की गई है। ठीक है, लेकिन दोनों चीज़ें इंक्लूड कर लेना तो आपका आंसर और बेटर हो जाएगा कि दे ट्राइड टू एस्टैब्लिश स्ट्रॉन्ग इंटरनल ट्रेडिंग नेटवर्क एज वेल एज द स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल ट्रेडिंग नेटवर्क। ये रोम की प्रॉस्पेरिटी का दूसरा महत्वपूर्ण कारण था। मतलब बाहरी इनका व्यापार भी बहुत ज़बरदस्त था और आंतरिक व्यापार भी ज़बरदस्त था। तो एक तो ट्रेड एंड कॉमर्स जो कि मॉडर्न इकोनॉमी का
मॉडर्निज्म के फीचर देखने हैं ना आपको, तो ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो तो आज सबसे बड़ा यूनिक फीचर है मॉडर्न सोसाइटी का, ठीक है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या निकल के आती है? ट्रेड एंड कॉमर्स निकल के आती है। तो ट्रेड एंड कॉमर्स और वुमेन एम्पावरमेंट, ये दो चीज़ें आपको ध्यान देनी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हमारे टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चन के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, मतलब शॉर्ट टाइप के और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस भी थोड़ा सा देख लेते हैं। हाउ डिड करप्शन कम इन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन द लेट रोमन ब्यूरोक्रेसी? तो आपको इसमें बताना है कि जब रोम, एक तो उसकी अर्ली फेज़ हो गई, ठीक है, एक तो रोम की अर्ली फेज़ हो गई और एक हो गई रोम की लेट फेज़, ठीक है। तो अर्ली और लेट फेज़, इन दोनों फेजेस को अगर हम देखें तो इसमें क्या हमको थोड़ा सा एक यूनिक चीज़ मिलती है। यूनिक तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इनमें हमको एक ख़राब प्रैक्टिस कौन सी देखने को मिलती है? करप्शन की। इस ख़राब प्रैक्टिस में करप्शन जो है किस तरीके से, ठीक है, कैसे आया होगा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिनकी वजह से आया होगा, ठीक है। तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है करप्शन। तो खैर मतलब इसको फिलोसॉफिकली देखा जाए तो बहुत ज़बरदस्त डिबेट और डिस्कशन आ जाएगा, लेकिन हमको यहाँ पर रोम के कंटेक्स्ट में देखना है। तो रोम जो है इस समय बढ़ रहा है तेज़ी से। रोम में अब करेंसी गोल्ड की इस्तेमाल हो रही है सिल्वर की जगह में। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आ रही है, तो सबके मन में आएगा कि हम भी थोड़ा सा लगे हाथ, बहती गंगा में हाथ धो ले, हमारे पास भी 4-6 पैसे सेविंग अकाउंट में चले जाएँ। तो लेट रोमन ब्यूरोक्रेसी मतलब रोम साम्राज्य का जो सेकंड हाफ का 3rd सेंचुरी बाद क्राइसिस वाला पीरियड है, इसमें रोम प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएगा। तो लेट रोमन ब्यूरोक्रेसी में, ब्यूरोक्रेसी का मतलब समझ गए, वहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, इनकी संख्या भी तेज़ी से लगातार बढ़ती जाएगी, क्योंकि अब रोम 2 हिस्सों में ही बट गया है। तो इवन आपका ईस्टर्न रोमन पार्ट है, वहाँ नई ब्यूरोक्रेसी तैयार हो रही होगी, ठीक है। तो ये वो टाइम था जब रोमन ब्यूरोक्रेसी भी तेज़ी से बढ़ रही होगी, क्लियर है। अब इसमें दो बेसिकली डोमेन से लोग आते थे, एक तो मिडिल क्लास से लोग आ जाते थे और दूसरा रिच क्लास से लोग आते थे, हायर और मिडिल एक्लॉन्स, ठीक है। तो इन दोनों डोमेन से आने वाले लोग जो होते थे ये लगभग एफ्लुएंट ग्रुप को बिलोंग करते थे, ठीक है। और ये धीरे धीरे, और जब मतलब वैसे जब आते थे तो शायद इतने ज़्यादा अमीर नहीं होते थे, लेकिन जैसे ये ज्वाइन करते थे उसके कुछ सालों बाद ये और ज़्यादा एफ्लुएंट हो जाते थे। तो इसके पीछे क्या कारण होता था? क्योंकि ये ज़बरदस्त सैलरी वगैरह ड्रू करेंगे, दे ड्रू द बल्क ऑफ इट सैलरी, गोल्ड वगैरह में इनको सैलरी मिलेगी, ठीक है। और इस गोल्ड का इस्तेमाल और ये ज़मीन वगैरह इन्वेस्टमेंट में करेंगे, ठीक है, संपत्तियाँ खरीदने में करेंगे, ठीक है। एसेट्स लाइक लैंड, ज़मीनों में इन्वेस्ट करेंगे, ज़मीनों में फैक्ट्रीज लगवाएंगे, ज़मीनों में खेती करवाएंगे, जिससे इनको और ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। देयर वाज ऑफ कोर्स अ ग्रेट डील ऑफ करप्शन। इसके साथ साथ एक तो ये काम हुआ कि इन्होंने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ खूब सारे बनाना शुरू की। इसके अलावा आर्मी में, जुडिशियल सिस्टम में बहुत सारी परचेजिंग को लेके, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस को लेके और लीगल डिसीजंस को लेके लोग क्या होते थे, जो ऑफिसर्स और अथॉरिटीज़ होती थी, ये लोग हमेशा होता ना घूस मांगना और इस तरीके से जो भी काम है ये यहाँ पर देखने को मिलता है। तो बेसिकली करप्शन आया कैसे? जैसे जैसे लोग पैसा और कमाएंगे वैसे वैसे उनकी पैसा कमाने की और ज़्यादा, कहते हैं ना उसको, इच्छा, भूख, वो बढ़ती चली जाएगी। और जितनी ज़्यादा आपके दिमाग में डिमांड होगी कि भाई हमको पैसा चाहिए, और ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है यू विल फाइंड सम अल्टरनेटिव मेथड्स, आप और ज़्यादा दूसरे अल्टरनेटिव मेथड्स फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे पैसे कमाने की, एंड इट विल लीड टू करप्शन, इट विल लीड टू द करप्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो यहाँ पर करप्शन कैसे आ गया, यही सिंपल सा आंसर हो गया करप्शन के आने का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 2। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ब्रीफली डिस्क्राइब द इंसिडेंट ऑफ रोमन स्लेव सेकेंडस। आपको बताना है, याद है ना रोम का एक गुलाम था सेकेंडस, है ना, उसकी कहानी यहाँ पे पूछ रहा है। ब्रीफली डिस्क्राइब द इंसिडेंट ऑफ रोमन स्लेव सेकेंडस, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ क्राउड एट दैट टाइम। उस समय जो क्राउड आया वहाँ पे, उस क्राउड ने किस तरीके से सेकेंडस की हेल्प की या प्रोटेस्ट या जो भी, पूरा सीन समझते हैं। तो याद होगा रोम में स्लेव्स को लेके बड़े ही खतरनाक नियम हैं, बहुत ही खतरनाक तरीके के कानून हैं। स्लेव्स जो है इनको बिल्कुल किसी भी तरीके के कोई राइट्स नहीं है, और दूसरे इनफैक्ट स्लेव्स जो हैं बेचारे इंसान माने ही नहीं जाते हैं, ऐसा मान के चल सकते हो। तो हुआ ये कि रोम में, पर्टिकुलरली रोम की बात है, दूसरे किसी प्रोविंस की बात नहीं है, तो खासकर रोम की प्रोविंस, रोम में ही बेसिकली रोम के इलाके में
एक व्यक्ति होता था, बहुत रिच व्यक्ति था, जिसका नाम था ल्यूसियस पेडानियस, ठीक है। तो ल्यूसियस जो है उसका स्लेव है, उसके पास बहुत सारे स्लेव हैं, ही इज़ अ रिच पर्सन, बहुत सारे संपत्ति का मालिक है, तो वो काम कराता है स्लेवों से। अब उसी में कभी उसने उस एक स्लेव के अगेंस्ट थोड़ा सा बड़ा गलत बर्ताव किया, और उस गलत बर्ताव के चलते जो भी छोटा मोटा टसल हुआ, उस टसल में जो उसका स्लेव था सेकेंडस, ठीक है, तो सेकेंडस के हाथों ल्यूसियस की डेथ हो गई, मर्डर हो गया, ठीक है। अब जब ये इंसिडेंट हो गया तो पुराना कस्टम क्या, अच्छा आपको पूरी कहानी आपने सुनी है ना, तो आपको एज इट इज़ ऐसे कहानी लिखनी है, आंसर में और कुछ नहीं करना, सिंपली आप स्टार्ट करेंगे है ना बैकग्राउंड के साथ में कि देयर वाज अ वेरी डिप्लोरेबल कंडीशन ऑफ स्लेव्स इन द रोमन एम्पायर एंड द इंसिडेंट ऑफ द सेकेंडस प्रूव्स दिस दैट हाउ द रिच पीपल ट्रीटेड द स्लेव। सो द इंसिडेंट ऑफ ल्यूसियस पेडेनियस और द सेकेंडस इज लाइक दैट और इज़ एज फॉलोज, और फिर करके उसके बाद पूरी कहानी लिखना शुरू कर दोगे। तो क्या था, पुराना कस्टम क्या कहता था, पुराना कस्टम ये कहता था कि अब अगर एक गुलाम ने गलती इस तरीके की कोई की है जो बहुत भयानक गलती है, तो सारे जितने गुलाम हैं, ऑल दी स्लेव्स रिसाइडिंग अंडर द सेम रूफ, उस छत के नीचे जितने गुलाम हैं सबको निपटा दो, दे ऑल शुड बी परसिक्यूटेड, ठीक है, उनको सबको एग्जीक्यूट करना चाहिए, करना ही चाहिए, ये नियम कहता है रोम का, ठीक है। लेकिन जो क्राउड है, नॉर्मल लोगों की जो क्राउड है, द क्राउड गैदर्ड, ठीक है, इकट्ठी हो गई, भीड़ इकट्ठी हो गई, और नॉर्मल लोगों की सिंपैथी थी किसके साथ में, सेकेंडस के साथ में, वो बचाना चाहते थे इसको, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो समझ रहे थे कि लूसियस वाज अ वेरी क्रूअल पर्सन, वेरी 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 काइंड ऑफ मतलब इनह्यूमन नेचर का व्यक्ति है, तो उसकी हत्या हो गई तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर सेकेंडस ने मारा है तो कोई वजह रही होगी, चलो कोई बात नहीं है। तो इनोसेंट लोगों को बेचारे, बाकी जिन्होंने कोई गलती नहीं की है और वो हमेशा काम करते रहे, तो एक ऐसे मतलब जिस गलती को बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहिए, ऐसे गलती के चक्कर में, ठीक है, सेकेंडस को आप चाहें तो थोड़ी बहुत पनिशमेंट दे भी सकते हैं, बट बाकी इनोसेंट लोगों को तो मत पनिशमेंट दीजिए। तो सबको जो है वो यहाँ पर पनिशमेंट दी जा रही, तो उनको बचाने के लिए दंगे फसाद होने लग जाएंगे, ठीक है। अब ऐसे कंडीशन में जो सीनेट है वो इंटरफेयर करेगी, तो सीनेट भी पूरा घेर लिया जाएगा, पूरा सीनेट हाउस घेर लिया गया, और सीनेट हाउस घेर लिया गया तो इसको बड़ा वो माना गया कि भैया राजा के अगेंस्ट बात हो गई है, तो है कि नहीं, लोग सीनेटर्स को मारने चल दे रहे हैं, तो ये राजा के अगेंस्ट रिवॉल्ट मान लिया गया। फिर ऐसे कंडीशन में उस समय रोम का जो एम्परर है नेरो, वो जो है यहाँ पर इंटरफेयर करेगा और आर्मी मार्च कराई जाएगी, ध्यान रखना, है ना, और बहुत सीवियर होकर इस रिवॉल्ट को या कहें इस प्रोटेस्ट को कर्ब किया जाएगा, सारे लोगों को इम्प्रिजन किया जाएगा, ठीक है, और बाकी उन सारे स्लेव्स को एग्जीक्यूट किया जाएगा। सो दिस इज़ हाउ द इंसिडेंट ऑफ दैट सेकेंडस हैपन। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज पोस्ट रोमन मीन इन द 540s, यानी कि लेटर हाफ जो है आप का रोम का समाज, उसमें पोस्ट रोमन का क्या मतलब है, ठीक है। तो जनरल प्रॉस्पेरिटी, अब रोम के दो हिस्से हो चुके हैं, ईस्ट और, या कह दूं मैं ऐसा थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा वेस्ट और वो हो जाएगा ईस्ट, ठीक है। तो रोम का हो गया वेस्टर्न रोमन एम्पायर और ईस्टर्न रोमन एम्पायर, ऐसे, तो ये वेस्टर्न हो गया, ये है ना, अब ऐसे देखोगे तो ये नॉर्थ और ये साउथ डायरेक्शन के हिसाब से। तो इस समय पूर्व की तरफ जो है हम देखते हैं कि जनरल प्रॉस्पेरिटी है, संपन्नता देखने को मिल रही है, द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द रोम, ठीक है, जनरल प्रॉस्पेरिटी वाज देयर एंड इट वाज एक्सपैंडिंग ईयर बाय ईयर, हर साल रोम जो है वो थोड़ा बहुत बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है, विस्तार भी हो रहा है पूर्वी की तरफ रोम का। ऑलराइट, 6वीं शताब्दी के आसपास, जबकि इसी समय पे हमें रोम में मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज होती चली जा रही है, डायमेंशन में ऐसा ना, बढ़ने का मतलब है मेरे कि पॉपुलेशन बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है ना, प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है तो पॉपुलेशन भी इंक्रीज होगी, ऑब्वियस सी बात है, लोग दूसरे एरिया से भी यहाँ पे आके रहना पसंद करना शुरू करेंगे। लेकिन इसी समय हमें देखने को मिलता है कि रोम के ईस्टर्न पार्ट में कुछ ज़बरदस्त बीमारियाँ जैसे कि प्लेग वगैरह फैलता है, इम्पैक्ट ऑफ द प्लेग, ठीक है, जो कि पूरे मेडिटेरेनियन एरिया को 540s के आसपास इम्पैक्ट करेगा, ज़बरदस्त लोगों की मृत्यु होगी इसमें, क्लियर है। इन द वेस्ट, पश्चिम की तरफ अगर हम देखें तो बाय कंट्रास्ट द एम्पायर फ्रेगमेंटेड, तो पोस्ट रोमन में आप लिखोगे कि रोम में दो अलग अलग डायरेक्शंस में जो रोम बट गया है, इसमें हमें अलग अलग तरीके की पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक एक्टिविटी देखने को मिलती है। जहाँ ईस्ट की तरफ
बीमारी के फैलने के बावजूद हमें संपन्नता, प्रॉस्पेरिटी, पीस और स्टेबिलिटी और इंक्रीज इन पॉपुलेशन दिखता है, वहीं पर पश्चिम की तरफ, ठीक है, वेस्टर्न रोमन एम्पायर की तरफ, या मैं कहूँ जो ओल्ड रोमन था उस तरफ एम्पायर थोड़ा सा शैटर्ड हो रहा है, ठीक है, डिस्टर्ब हो रहा है और वो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। ऑलराइट, क्यों? क्योंकि इस टाइम पर बहुत सारे जो जर्मैनिक ग्रुप्स हैं, जर्मैनिक ग्रुप, ठीक है, ये जो है पॉलिटिकली रिवॉल्ट करेंगे, दे स्टार्ट अटैकिंग, ठीक है, और अटैक करने की वजह से रोम के अलग अलग हिस्सों पर ये लोग कब्जा कर लेंगे, ठीक है। तो पोस्ट रोमन से मतलब हमारा यही है कि जब ईस्ट और वेस्ट में हम देखते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बेसिस पर ईस्ट इज़ मच मोर पॉलिटिकली स्टेबल देन द वेस्ट, और वेस्ट में हम इसी समय देखते हैं कि अच्छे खासे ज़बरदस्त तरीके से क्या है अटैक्स हो रहे हैं, जो लोकल वहाँ पे इन्वेडर्स हैं, ट्राइबल्स हैं, ये लोग अटैक कर रहे हैं और रोम को बहुत ही ज़्यादा इनस्टेबल कर रहे हैं आगे जाके। चलो अगला क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द कॉल्यूमेला। अब कॉल्यूमेला के ऊपर आपको, कॉल्यूमेला इंसान है, ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा कि कौन आ गया ये, तो कॉल्यूमेला इज़ द ह्यूमन बीइंग, इसके बारे में बताना है। अगर आपको याद है तब तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं याद है तो जाओ रिवाइज कर लो भैया, बुक को बहुत अच्छे से पढ़ लो, वीडियोस को देख लो जो बनाए हैं मैंने। क्यों? क्योंकि स्टोरी एक बार क्लियर हो गई तो जैसे इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ना तो तुरंत स्ट्राइक कर लोगे। तो कॉल्यूमेला जो है 1st सेंचुरी राइटर है। आपको याद होगा कि जब एग्रीकल्चर हिस्ट्री लिखी जा रही थी रोम की तो कॉल्यूमेला का जिक्र आया था, याद है ना। और जब रोम में जो स्लेव्स हैं और वर्कर्स हैं, है ना, लेबर मैनेजमेंट है, इसके ऊपर कॉल्यूमेला ने काफ़ी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। तो 1st सेंचुरी राइटर है जो कि स्पेन के दक्षिणी हिस्से की तरफ से आ रहा, साउथ स्पेन के पार्ट से आ रहा है, क्लियर है। और ये अपनी राइटिंग्स में, अपने लिटरेचर में क्या रिकमेंड करता है उस समय के जो रिच लोग हैं, उस समय के जो लैंड ओनर्स हैं, बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स हैं, कि उनको जो है वो मशीनरी या इम्प्लीमेंट्स और जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं, जो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स हैं, टूल्स हैं, इनका स्टॉक बना के रखना चाहिए, ताकि जब कभी ऐसी सिचुएशन हो कि जो टूल्स मशीनरीज हैं इनकी वर्किंग हैम्पर हो, इनके टूल्स में कभी खराबी आ जाए, मैल फंक्शनिंग आ जाए, गुणवत्ता खराब हो जाए, तो तुरंत रिप्लेसमेंट किया जा सके, ताकि काम जो है वो ना रुके, ठीक है ना, और आपकी प्रोडक्टिविटी हैम्पर ना हो। लेबरर खाली बैठे रहेंगे तो कोई मतलब नहीं, नुकसान ही है, इसलिए आप हमेशा स्टॉक मेंटेन करके चलो। तो ये सजेस्ट करता है। आगे, ब्रीफली डिस्क्राइब द टेरिटोरियल पोजीशन ऑफ द रोमन एम्पायर। चलो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आपने बहुत बढ़िया से पढ़ा है तो आपको रोम का जो साम्राज्य है इसको रिकॉल करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं जाएगी। चलो, कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप एंड अफ्रीका आर सेपरेटेड बाय अ सी कॉल्ड मेडिटेरेनियन। चलो ठीक है, यूरोप और अफ्रीका दोनों की बात कर रहे हैं, तो आपका यूरोप हो गया और आपका ये जो अफ्रीका हो गया, इसके बीच में यहाँ पर आपको मेडिटेरेनियन सी दिखता है। और मेडिटेरेनियन सी, जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले इसी वीडियो में कहा, कि नोन एज द हार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर। तो हम देखते हैं कि मेडिटेरेनियन से अगर हम देखें कि रोम किस तरीके से स्ट्रेच्ड है, तो 3 कॉन्टिनेंट्स को टच करता था, यूरोप को टच करता था, अफ्रीका को टच करता था, और फर्टाइल क्रेसेंट या मैं कहूँ वेस्ट एशिया के एरिया को टच करता था। ऑलराइट, नॉर्दर्न अफ्रीका मतलब अब पूरा अफ्रीका नहीं, अफ्रीका का नॉर्दर्न पोर्शन। चलो, तो स्पेन से लेके इन द वेस्ट टू सीरिया इन द ईस्ट, ठीक है, आगे आप इराक, ईरान की तरफ पहुंच गए, तो इराक की तरफ बेसिकली, यानी पश्चिम में स्पेन से यानी यूरोप से लेके पूर्व में वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं आज के डेट में, इनकी बात कर लूँ मैं, तो सीरिया, यहाँ तक रोम का साम्राज्य फैला हुआ है, क्लियर है। एंड इट वॉज द हार्ट ऑफ द रोम्स एम्पायर, विच वन? द मेडिटेरेनियन। मेडिटेरेनियन जो है ये बेसिकली हार्ट कहलाता है, और मेडिटेरेनियन से आप चले जाओ पश्चिम की तरफ, ठीक है, तो आप कहाँ? स्पेन, और पूर्व की तरफ चले जाओ तो सीरिया। तो इस तरीके से स्पेन से लेकर सीरिया तक विशाल साम्राज्य फैला हुआ है। ऑलराइट, टू द नॉर्थ बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर वर फाउंड बाय द 2 ग्रेट रिवर्स, राइन एंड डेन्यूब। उत्तर की तरफ 2 इंपॉर्टेंट रिवर है, राइन रिवर है, ठीक है, राइन रिवर है और डैन्यूब रिवर है। तो डैन्यूब रिवर और राइन नदियाँ उत्तर की सीमाएं बनाती हैं। पश्चिम में स्पेन हो गया, पूर्व में क्या हो गया? अभी आपने देखा ना, पूर्व में क्या हुआ? सीरिया हुआ। और दक्षिण की तरफ अगर हम चले जाएं तो साउथ की तरफ सहारा डेजर्ट, साउथ की तरफ सहारा डेजर्ट, ठीक है, सदर्न पार्ट। तो इस तरीके से रोम की जो बाउंड्रीज हैं, स्पेन
से सीरिया, ठीक है, राइन और डेन्यूब से सहारा, और बीच में पड़ता है मेडिटेरेनियन। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज द हार्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी। याद रखना इसको, बड़ा आसान है। चलो, व्हाट वाज द रोमन रिपब्लिक रिफर टू द हिस्ट्री ऑफ द रोमन एम्पायर। बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया मैंने आपको ये, ठीक है ना। चलो तो हम फिर से इसकी बात करते हैं एक बार, क्योंकि यहाँ पर आंसर लिखना है। रिपब्लिक का मतलब क्या है? द रिपब्लिक वॉज द नेम फॉर अ रेजिम। तो उस टाइम पीरियड या रूलिंग पीरियड को कहते हैं हम रिपब्लिक, इन विच द पावर ले विद द सीनेट। जब शक्ति किसके पास होती थी? यानी रेजिम ऑफ द सीनेट, जब वहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल रूल करते थे, ठीक है। सीनेट का मतलब होता है पार्लियामेंट, एक तरीके से पार्लियामेंट, ठीक है। जैसे आज की पार्लियामेंट, तो उस समय उसको हम सीनेट कह रहे हैं। तो उस समय सीनेट में जितने भी लोग हैं, है ना, 20, 25, 50 जितने भी लोग होंगे, 100, 200, ठीक है, ये सारे लोग मिलकर डिसीजन लेंगे, और ये सारे लोग जो मिलकर डिसीजन लेंगे, ये एक रिप्रेजेंटेटिव को बताएंगे जिसको कहा जाता था एम्परर, और एम्परर उन डिसीजंस को एग्जीक्यूट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो कुल मिला के सीनेट के हाथ में सबसे ज़्यादा पावर होती थी। एम्परर नाम का एम्परर है, उसका मन अगर कुछ है तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो कर ही पाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता है बेसिकली। अब सीनेट किस क्लास से आते थे? ये लोग डोमिनेंट क्लास जो होती थी सीनेट की, वो रिच क्लास से आते थे, वेल्दी फैमिलीज से आते थे, ठीक है। इनको हम नोबल्स भी कह सकते हैं, ऑलराइट। तो द रिपब्लिक रिप्रेजेंटेड द गवर्नमेंट ऑफ नोबिलिटी। बहुत सिंपल सी चीज़, मतलब एक शब्द में कहना चाहो तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि रिपब्लिक वो समय है जब उस समय नोबल्स लोग या शहर के जो बड़े रिच क्लास, इन्फ्लुएंशियल क्लास के लोग थे, ये लोग मिलकर एक ग्रुप बनाते थे। इस ग्रुप को सीनेट कहते थे, ठीक है। और ये सीनेट एम्परर को हेल्प करता था रूल करने में, या मैं कहूँ कि बेसिकली डिसीजन यही लेता था और एम्परर उसको इम्प्लीमेंट करता था, ऐसा क्लियर है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ नोबिलिटी यानी उच्च वर्ग का जो शासन होता था, ये सीनेट के थ्रू इम्प्लीमेंट होता था, और इसी को रिपब्लिक कहा जाता था। तो 509 बिफोर कॉमन एरा से 20 BCE तक रिपब्लिक रहेगा। और इसी के आसपास जो है क्या था कि आपका एक एम्परर है जिसका नाम है जूलियस सीजर। तो जूलियस सीजर के ज़माने में ही सिविल वॉर शुरू हो गई थी। फाइनली जूलियस सीजर का पुत्र है अगस्टस ऑक्टेवियन। अगस्टस ऑक्टेवियन जो है, इसका एक्चुअल नाम ऑक्टेवियन था, अगस्टस नाम से गद्दी पे बैठा, तो इसने फिर उसको कंप्लीटली ख़त्म कर दिया, और रोमन जो है साम्राज्य रिपब्लिक से क्या बन गया? एम्पायर बन गया। चलो, आर्मी क्यों इंपॉर्टेंट है? हाउ आर्मी वॉज द इम्पॉर्टेंट की इंस्टीट्यूशन ऑफ इम्पीरियल रूल। अब आपको हमने बताया है शायद, जब बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया है ना उस समय, तो कि रोम में सीनेट और एम्परर के बाद तीसरा सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन है आर्मी। द रोमन हैड अ पेड प्रोफेशनल आर्मी। आर्मी के ऊपर बड़ा विशेष ध्यान दिया इन लोगों ने, और ये शुरू से ध्यान दिया था। जब रिपब्लिक था तब से भी विशेष ध्यान दिया गया था, ध्यान रखना। जब एम्पायर बन गया तब और ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा, और इनफैक्ट आगे जाके डायनोशियस जैसे कुछ एम्परर्स हैं जो इसमें बहुत बड़े बड़े लेवल पर सुधार भी करेंगे। द रोमन हैड अ पेड प्रोफेशनल आर्मी वेयर सोल्जर्स हैड टू पुट इन अ मिनिमम ऑफ 25, यानी एक तो उनको क्या मिल रहा है, उनको सैलरीज, अलाउंसेस, ये सब कुछ मिल रहे हैं, ठीक है। तो पेड प्रोफेशनल आर्मी है बाकायदा, है ना। रिक्रूटमेंट होगी, उनका एक सर्विस पीरियड रहेगा, रिटायरमेंट, ये सब कुछ, ठीक है। 25 ईयर्स तक आपको मिनिमम सर्व करना ही है, क्लियर। और ये बहुत डिस्टिंक्ट उस ज़माने में, अगर मैं कहूँ तो जितने भी हमने एम्परर्स के बारे में या एम्पायर के बारे में देखा, उनमें ये फीचर यूनिक है, क्योंकि इसी के पैरेलली एक एम्पायर चल रहा है ईरान। ईरान में इस तरीके का सिस्टम नहीं, जबकि ईरान भी अपने आप में एक अच्छा खासा बड़ा साम्राज्य है, पर ईरान के बड़े साम्राज्य हमें ये देखने को नहीं मिलता है। ऑलराइट, तो दिस इज़ द मोस्ट यूनिक एंड इम्पॉर्टेंट थिंग। चलो क्योंकि इतनी बड़ी आर्मी है, अब अच्छी खासी लाखों की संख्या है, पेड प्रोफेशनल आर्मी है, तो अगर आर्मी सपोर्ट करती है एम्परर को, तो एम्परर तो हमेशा के लिए बना रहेगा। तो इसलिए ध्यान रखना कि 3rd सेंचुरी 4th सेंचुरी के बाद हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, कि आर्मी कैन डिसाइड द फेट ऑफ द एम्परर्स। इनफैक्ट 3rd सेंचुरी क्राइसिस में आपको पता है, आपने पढ़ा है 3rd सेंचुरी क्राइसिस का, अलग से मैंने वीडियो ही बनाया है कि किसकी वजह से हुई थी। आर्मी की वजह से 3rd सेंचुरी क्राइसिस हुई, क्योंकि आर्मी पर्सनल्स को एम्परर की कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी। ऑलराइट, तो आर्मी इसलिए इतना इंपॉर्टेंट की इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि आर्मी जो है वो रिवॉल्ट भी करा सकता है, और आर्मी रिवॉल्ट को दबाने में हेल्प भी कर सकता है। चलो, हाउ हैड द रोमन सर्वाइव्ड देयर लाइव्स ड्यूरिंग फेमाइन। किस तरीके से रोमन लोगों ने अकाल वगैरह फेमाइंस के दौरान सर्वाइव किया।
तो ये पूरी कहानी अभी मैं एक तरीके से बता चुका हूँ जब सिटी वाला क्वेश्चन आया था, तो रिपीटेशन नहीं है, आपने पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से। तो मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ यहाँ पे जल्दी से, ठीक है। तो रोम के अलग अलग हिस्सों में क्या होता था कि कई बार फेमाइन जैसी कंडीशन आ जाती थी, क्लियर है। तो वहाँ पे एक डॉक्टर याद आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो उसने बाकायदा रिसर्च किया कंट्री साइड में, ठीक है, कि किस तरीके से लोग कंट्री साइड के लोग फेमाइन के दौरान सर्वाइव करते। तो उसने कहा कि टाउन्स के लोगों के लिए तो बड़ा आसान है सर्वाइव करना, क्योंकि टाउन के जो लोग हैं ये लोग क्या करते हैं, जो उनके पास स्टोरेज है उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कंट्री साइड के जो लोग हैं ये इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और इनके पास हार्वेस्ट का जो भी हिस्सा था वो तो उन्होंने सिटीज़ वगैरह टाउन्स वगैरह को दे दिया। अब मान लो जितने दिन तक बचा उतने दिन तक खाए, और फिर जब नहीं होगा उनके पास खाने के लिए तो वो लोग अच्छी खासी ठंडियाँ पड़ेंगी जब, और अकाल भी पड़ेगा, साथ में बारिश बिल्कुल नहीं होगी, प्रोडक्टिविटी नहीं होगी क्रॉप की। तो ऐसे कंडीशन में फिर बेचारे क्या करेंगे, फल खा रहे हैं, रूट्स खा रहे हैं, पेड़ों की टहनियाँ खा रहे हैं, और इस तरीके से उनकी हालत ऐसी होती जाती थी, खाना मिलता नहीं था, कुछ भी खा के आप जब तक सर्वाइव कर रहे हो, अदरवाइज उनकी डेथ तक हो जाती थी। तो आपको यही इंसिडेंट लिखना है यहाँ पे, ठीक है ना, वो पूरा जो आपको वहाँ पे समझाया हुआ है। What was the typical form of marriage in the 3rd century Rome? It is also again very easy question. सब कुछ पढ़ा हुआ है, I am just here to give you idea कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं और इस तरीके से आप आंसर फ्रेम करेंगे, जो आपने पढ़ा हुआ है उसी में से आंसर निकालना है। तो कैसे होती थी टिपिकल मैरिज, कैसे होती थी टिपिकल मैरिज? बड़ा सिंपल है कि जो मेल होते थे वो अपनी लेट 20 और अर्ली 30s में शादी करते थे, आइडियल कंडीशंस लिखनी। फीमेल जो होती थी वो शादी करती थी अपनी लेट टीन्स और अर्ली 20s में, ऑलराइट। और आपने देखा कि अच्छा खासा एज ग्रुप है, एज गैप देखने को मिलता है हस्बैंड और वाइफ के बीच में, क्लियर है। तो आइडियल मैरिज में थोड़ी सी इनइक्वालिटी हमेशा रहती थी, और इनइक्वालिटी जो है वो इन टर्म्स ऑफ एज, क्लियर है। चलो, मैरिजेस वर जनरली अरेंज्ड, ज़्यादातर केस में हमने अरेंज मैरिज देखे हैं रोम में। और अगर आपको शादी करना है तो बड़ा सिंपल सा एक होता था, ठीक है। आपको क्या करना होता था, इंटेंशन शो करना होता था, डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन शो करना होगा, और डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन शो करने के बाद फिर क्या होगा कि यू कैन गेट मैरी। अब शादी हो गई, गैप तो है ही है, तो इस गैप की वजह से एक चीज़ देखने को हमेशा ये मिलती थी कि वुमेन्स वर सब्जेक्टेड टू द डोमिनेशन ऑफ द मेल पीपल, ठीक है। ये एक नुकसान वाली चीज़ देखने को मिलती थी। इसके बाद डिवोर्स वॉज रिलेटिवली ईजी। अब आपका जैसे आपने शादी के लिए डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट देना था, वैसे ही आपको डिवोर्स के लिए नोटिस ऑफ इंटेंट देना होगा। तो नोटिस ऑफ इंटेंट आपने जब दे दिया तो दैट कैन डिसॉल्व योर मैरिज वेरी इजीली, ऑलराइट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ हैड द रोमन एम्पायर बीन कंसिडर्ड द वेल्दिएस्ट एम्पायर इन केस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ लैंड, ठीक है। बड़ा आसान है। तो अगर आप देखोगे इकोनॉमिक एक्सपेंशन वाला जो पूरा वीडियो अपन ने डिस्कस किया है, उसमें मैंने बड़े डिटेल में इसको बताया है कैसे हुआ, ठीक है। तो रोम जो है, रोम का जो साम्राज्य है वो वेल्दिएस्ट एम्पायर इसलिए ट्रीट किया जा रहा है क्योंकि हम अलग अलग एरिया में देखें कि कितनी अच्छी ज़बरदस्त लेवल पर प्रोडक्टिविटी है, और अलग अलग इतिहासकार इसको फोकस कर रहे हैं अपनी राइटिंग्स में। तो रोमन एम्पायर इंक्लूडेड मेनी रीजन्स, ठीक है, जहाँ पर एक्सेप्शनल फर्टिलिटी है, जैसे कंपैनिया हो गया इटली में, सिसिली हो गया, ठीक है, फायूम हो गया इजिप्ट में, गैलिली हो गया, इटली की बात है, बाइजेशियम ट्यूनीशिया, सदर्न गॉल प्रोविंसेस। तो इन सारी जो प्रोविंसेस हैं, इन प्रोविंसेस में वेल्दी लोग, वेल्दिएस्ट एरियाज हैं, वेल्दिएस्ट पार्ट हैं, मतलब ये वेल्दिएस्ट प्रोविंसेस हैं, और यहाँ पर पॉपुलेशन भी डेंस है, ज़बरदस्त है। तो उसी एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी जिस एरिया में इकोनॉमिक सफिशिएंसी होगी, नेचुरल फर्टिलिटी होगी, खाने पीने की चीज़ें सफिशिएंट अमाउंट में होगी, तभी तो लोग जाके बसना पसंद करेंगे। रेगिस्तान में थोड़ी आपको पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। तो हम देखते हैं कि कुछ इतिहासकार हैं जैसे स्ट्रैबो और प्लिनी, ये लोग इस चीज़ को मेंशन करते हैं, क्लियर है, कि यहाँ पर डेंस पॉपुलेशन है इन दीज प्रोविंसेस एंड देयर इज़ मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी एज वेल, ऑलराइट। हम देखते हैं कि कैंपेनिया इटली का जो शहर है, यहाँ से बेस्ट क्वालिटी की वाइन प्रोड्यूस होती है, ठीक है। बाइजेसियम जो प्रोविंस है ट्यूनीशिया की, अफ्रीका, तो यहाँ से बड़े क्वांटिटी में वीट वगैरह प्रोड्यूस होता है रोम को, ठीक है। गैलिली वॉज डेंसली कल्टिवेटेड। स्पेनिश ऑलिव ऑयल जो है वो बहुत सारी स्पेनिश फंडीज़, फंडी का मतलब जो है वो प्रोडक्शन यूनिट कुल मिला के फैक्ट्री से है, यहाँ से आता था, क्लियर है। जो कि कहाँ, ग्वादलक्विवर, ग्वादलक्विवर एक जगह है, ध्यान रखना,
है ना। रिवर है बेसिकली, रिवर है गोदलक्विवर, और इसी रिवर के पास में ये फैक्ट्रीज फंडीज लगाई गई थी स्पेन में, ठीक है। तो यहाँ से बेस्ट क्वालिटी की जो है वो वाइन बन रही है, ऑलिव ऑयल जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो कुल मिला के आप देख रहे हैं कि रोम के बहुत सारे ऐसे ऐसे रीज़न हैं जहाँ से अच्छी खासी फर्टिलिटी प्रोड्यूस होती है, या मैं कहूँ अच्छी खासी फर्टिलिटी शो होती है हमें। आगे बढ़ते हैं। हाउ वाज लेबर ट्रीटेड इन रोमन एम्पायर? बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट होते थे, मतलब सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। चलो तो हम बात करेंगे तो ड्यूरिंग द रेन ऑफ द अगस्टस देयर वर 3 मिलियन स्लेव इन द टोटल इटालियन पॉपुलेशन, ठीक है। तो लेबर ट्रीटेड का मतलब यहाँ पर आप उन लोगों से है जो काम करने वाले लोग हैं, वर्कर्स। तो आप इसमें स्लेव्स को भी रख सकते हो, क्योंकि स्लेव्स जो है बेसिकली काम करते थे, ध्यान रखना, ठीक है। तो आप इनफैक्ट ये भी लिख सकते हैं हाउएवर स्लेव्स ट्रीटेड इन रोमन एम्पायर, ठीक है, अंडर अगस्टस रेन। तो लेबर की जगह मान लो अगर क्वेश्चन में स्लेव आ जाता है तो भी ये आंसर उसी तरीके से फिट रहेगा आपका, और किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन मत रखना दिमाग में, ठीक है। तो ड्यूरिंग द रेन ऑफ द अगस्टस, अगस्टस के शासनकाल में हम देखते हैं कि लगभग 3 मिलियन के आसपास स्लेव हैं, जबकि टोटल पॉपुलेशन उस समय 7.5 मिलियन है, ठीक है। इटालियन पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं हम, 7.5 मिलियन पॉपुलेशन है ना। लगभग 70, 70, 75 लाख लोग हैं उस समय, और 75 लाख में जो है वो 30 लाख के आसपास तो सिर्फ गुलाम हैं। बहुत ज़बरदस्त आबादी, 40, बाकी के जो 40-45 लाख लोग हैं वो नॉर्मल लोग हैं, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो कि लगभग हर इंसान के पास एक से ज़्यादा गुलाम तो ऑब्वियसली है ही है, ठीक है। स्लेव्स वेर एन इन्वेस्टमेंट, और स्लेव को या लेबर को इन्वेस्टमेंट समझा जाता था, ठीक है। इनफैक्ट हम यहाँ पर इस वर्ड को स्लेव से ही रिप्लेस कर दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज लेबर की जगह स्लेव के ही ट्रीटमेंट की बात हो रही है यहाँ पर बेसिकली। तो आंसर जो है वो स्लेव को ज़्यादा फिट हो रहा है क्वेश्चन में। तो लैंड ओनर यूज देम इन पर्सपेक्टिव वेयर टू मेनी माइट बी रिक्वायर्ड, ठीक है। जहाँ पर बहुत सारे स्लेव्स की रिक्वायरमेंट होती थी, ऐसी जगहों पर ये जो लोग होते थे लैंड ओनर्स जो है इनको एम्प्लॉय करते थे, ठीक है। डजंट मैटर कि वो वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं, हार्श वर्किंग कंडीशंस हैं, उनकी हेल्थ को डैमेज हो रहा है, इससे उन्हें खास फर्क नहीं पड़ता। उनको इससे मतलब है लैंड ओनर्स को कि हमारा काम कंप्लीट होना चाहिए। दीज कंसिडरेशंस वर नॉट बेस्ड ऑन एनी सिंपैथी ऑफ द स्लेव्स, है ना। मतलब हम बात करें कि यहाँ पर स्लेव्स को किसी भी तरीके के ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव से ट्रीट नहीं किया जा रहा है, ऑलराइट, बल्कि हार्ड इकोनॉमिक कैलकुलेशन, फ़ायदे और नुकसान के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है कि ये स्लेव हमारा इतना जो भी काम कर रहा है, हम चाहे काम कैसे भी कराएं उससे हमारा फ़ायदा होना चाहिए, और अगर इस स्लेव से हमारा इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं बन रहा तो स्लेव हमारे किसी काम का नहीं है। तो कुल मिला के स्लेव का जो कैलकुलेशन है, असेसमेंट है, वो इस बात से हो रहा है कि वो फ़ायदा कितना दे सकता है या उसके काम करने से कितने लेवल पर फ़ायदा हो सकता है, क्लियर। दूसरे तरफ रोमन अपर क्लास में जो है हम देखते हैं कि स्लेव की तरफ काफ़ी ज़्यादा क्रूअल हैं, ब्रूटल हैं, ठीक है। नॉर्मल लोग तो एक बार ठीक है, फिर भी उतने ब्रूटल नहीं है, लेकिन अपर क्लास जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल है, जबकि ऑर्डिनरी लोग जो हैं वो कभी कभी क्या ज़्यादातर दया दिखाते हैं, ठीक है, सिंपैथेटिक हैं। चलो, व्हाट डू यू मीन बाय अथॉरिटेरियन रेजिम? आपका अथॉरिटेरियन रेजिम से क्या मतलब है? अथॉरिटेरियन रेजिम जो है ये रिपब्लिक के बाद शुरू होती है, ध्यान रखना, रिपब्लिक के काफ़ी सालों बाद शुरू होती है इनफैक्ट। और अथॉरिटेरियन रेजिम, जैसा कि वर्ड अथॉरिटी, तो अथॉरिटी का मतलब क्या होगा? अथॉरिटी का मतलब बड़ा सिंपल सा है कि हमारा जो वर्चस्व है, हमारा जो मतलब एक है ना ऑर्डर, आदेश, वो अथॉरिटी हमारी सुप्रीम होनी चाहिए। अथॉरिटेरियनिज्म कम्स फ्रॉम अथॉरिटी, तो मेरी अथॉरिटी या मेरा क्लेम सुपीरियर होना चाहिए। तो कुल मिला के यहाँ से सिंपल सा मतलब है कि राजा जो होता था कभी कभी अथॉरिटेरियन हो जाता था, यानी उसकी बात सुप्रीम, उसने जो कहा वो सुप्रीम। और कई बार छोटे छोटे जो वायलेंट एक्टिविटीज़ हैं या रिवॉल्ट हैं, या कभी भी राजा के साथ कोई डिस्कंटेंट हो गया या डिसेंट हो गया, ठीक है, कोई असंतुष्ट हो गया या कोई सहमत नहीं है, तो ऐसे कंडीशन को बहुत खतरनाक तरीके से लिया जाता है, राजद्रोह की तरह लिया जाता था, इन लोगों को बहुत ब्रूटली कर्व किया जाता था, ध्यान रखना, क्लियर है। लेकिन ऐसे अथॉरिटेरियन, इनफैक्ट राजा का आपने मजाक ही उड़ा दिया, मान लो किसी छोटी बात पे गलती हो गई उससे, और मान लो समाज में मजाक बनने लगा, तो जो लोग समाज में मजाक उड़ा रहे हैं उनको ही उड़ा दिया जाएगा कुल मिला के, है ना। तो राजा जो है बड़ी खतरनाक पनिशमेंट्स फिर इनके लिए डिक्लेयर करेगा। तो ऐसे अथॉरिटेरियन राजा हुए हैं, इसी से हमारा अथॉरिटेरियन रेजिम से मतलब है। लेकिन इन अथॉरिटेरियन रेजिम को कई बार बहुत सारे ऐसे पोप और बिशप होते थे जो अपने लिए चैलेंज मानते थे, क्योंकि अगर राजा की अथॉरिटी ऊपर जाती गई तो कभी फिर
पोप और बाकी लोगों के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जैसा कि आने वाले टाइम पर होगा कई सालों बाद, अभी नहीं, अभी तो बहुत पुराने समय में 16-17 सेंचुरी में हमें यूरोप में ये सब देखने को मिलेगा, ब्रिटेन और फ्रांस में, ठीक है। तो फिर ये जो पोप होते थे, ये लोग ब्रेक लगाने का काम करते थे, ध्यान रखना, मतलब राजा जो है वो कुछ खतरनाक ऐसे जैसे डायोनीशियस और इस तरीके के लोग हो गए, है ना। तो इन कंडीशंस में पोप और बिशप उनको ये याद दिलाते थे कि यू आर जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव, आप एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम कर रहे हैं, एंड डोंट स्पॉइल द इमेज ऑफ गॉड, थोड़ा सा उसको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करके ध्यान रखना, है ना। और इस तरीके से सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प करते थे ये जितने लोग होते थे। कौन? हमारे पोप और बिशप, ठीक है। चलो, हाउ हैड द कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन अकर्ड इन द रोमन वर्ल्ड इन इट्स फाइनल सेंचुरीज। रोम के अंतिम समय में, अंतिम शताब्दियों में कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ। तो यहाँ पर आपको वो रिलीजन कल्चर वाला जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो रिलेट करना है, ठीक है। तो कल्चर वाला जो टॉपिक पढ़ा था उसमें आपने देखा क्रिश्चियनिटी वगैरह स्प्रेड हो रही, उसी को रिलेट करना है। तो एट द कल्चरल लेवल डेवलपमेंट्स इन रिलीजियस लाइफ केम विद एम्परर कॉन्स्टेंटाइन। जैसे ही आपका ईस्टर्न रोमन एम्पायर की तरफ जो रोम सम्राट है कॉन्स्टेंटाइन, इसने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट किया और ऑफिशियल रिलीजन बना दिया, तो यहाँ से फिर रोम के कल्चर में बहुत बड़े लेवल पर चेंजेस देखने को मिलते हैं। वहाँ पर जो लैटिन गॉड हैं, ग्रीक गॉड हैं और तमाम और जो छोटे मोटे पॉलिथिस्ट लोग हैं, है ना, ज्यूविश लोग हैं, इनको बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ जाएगा। क्लियर है? क्योंकि ये वो समय होगा जब बिल्कुल दूसरे धर्मों को उतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाएगा। क्लियर है ना? ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो एक तो आपको रिलीजन को इंक्लूड करना है और साथ में इसमें एक और चीज़ इंक्लूड करना है कि इसी समय पर रोम में पॉलिटिकल चेंजेस भी बड़े लेवल पर हो रहे हैं, क्योंकि रोम में डायोक्लेशियन जो एम्परर है, ये दोनों चीज़ें इंक्लूड करनी है, क्योंकि कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन में स्टेबिलिटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर स्टेबिलिटी नहीं होगी तो फिर इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होंगे। तो आपको थोड़ा सा ये भी इंक्लूड करना है कि डायोक्लेशियन जो था उसने एक जो क्या रेशनलाइजेशन ऑफ एम्पायर किया कि साम्राज्य के उन बाउंड्रीज जो प्रोडक्टिव नहीं हैं, स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको कट आउट कर दिया, छोड़ दिया और एम्पायर को रीस्ट्रक्चर किया। तो इससे इकोनॉमिक बूस्ट मिला जो आगे जाके कल्चरल प्रॉस्पेरिटी में हेल्प करेगा। ऑलराइट, चलो, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिथिस्ट। चलो, इसीलिए मैंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया इसके पहले वाले क्वेश्चन में, क्योंकि अगला क्वेश्चन आपका इसी से रिलेटेड था। तो पॉलिथिस्ट का बहुत सिंपल सा मतलब होता है, एक ट्रेडिशनल रिलीजियस कल्चर है जिसमें क्या होता है कि बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा की जाती है, ठीक है। पॉलिथिस्ट बड़ा सिंपल मतलब, एक शब्द में अगर मैं कह दूँ तो कई देवी देवताओं की पूजा। तो हमें उस समय ग्रीक और रोमन जो लोग हैं, क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट होने के पहले ये एविडेंस मिलता है किताबों से, डॉक्यूमेंट से, कि कई सारे देवी और देवताओं की पूजा करते थे वो लोग, ठीक है। बहुत सारे कल्ट्स को या मतों को मानते थे ये लोग। बहुत सारे रोमन और इटालियन गॉड थे वहाँ पे, जैसे जुपिटर हो गया, जूनो हो गए, मिनर्वा, मार्स। क्लियर है? और इस तरीके से जितने भी देवी देवताओं को मानते थे ये लोग, इनके बहुत सारे वहाँ पर श्राइन्स, मंदिर, टेम्पल से सब बने हुए थे। और यही जो है वो पॉलिथिस्ट कहलाता है, यही सिस्टम जो है वहाँ पे पॉलिथिस्ट कहलाता है। कोई एक कॉमन नाम नहीं है, ध्यान रखना, कि जैसे आज के डेट में आपने अलग अलग धर्मों के नाम रख रखे हैं, तो उस समय इनका कोई ऐसा एक पर्टिकुलर वो नहीं है कि हमारा ये नाम है कि हम इस धर्म के को मानने वाले लोग हैं। ये अपने देवी देवता के हिसाब से अपने आप को पहचानते हैं कि हम जूनो या मिनर्वा या जुपिटर को मानने वाले हैं, ठीक है। तो यही पॉलिथिस्ट जो है कल्चर कहलाता था। आगे बढ़ते हैं। डिफाइन द टर्म लेट रोमन ब्यूरोक्रेसी। लेट रोमन ब्यूरोक्रेसी से क्या मतलब है, ठीक है, इसके बारे में एक बार और हमारा डिस्कशन अभी हो चुका है। क्लियर है? तो यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा हमको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। लेट रोमन ब्यूरोक्रेसी से हमारा वही मतलब है कि उस समय जो मिडिल क्लास और अपर रिच क्लास के जो लोग आते थे, ठीक है ना, जो लोग गोल्ड वगैरह में अपनी सैलरी ड्रॉ करते थे, यही लोग आगे जाके बहुत करप्शन वगैरह की एक्टिविटीज़, एक्सटॉर्शन की एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो जाएंगे। और इसी जो ग्रुप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, इसी से हमारा मतलब है रोमन ब्यूरोक्रेसी से। और व्हाट डू यू थिंक दैट द कंडीशन ऑफ स्लेव्स ऑफ द रोमन एम्पायर वाज बेटर देन द डेली वेजेस लेबर। ठीक है, जैसा आपने कुछ अभी पढ़ा है थोड़ा सा, वैसा ही काफ़ी कुछ है ये, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट है, हम देखते हैं। मतलब यहाँ पे भी स्लेव्स के बारे में लिखना है, बट स्लेव्स को कंपेयर करते हुए लेबर से लिखना है आपको। कंडीशन ऑफ स्लेव इन रोमन एम्पायर वाज नॉट बेटर देन डेली वेजेस। ठीक है, तो डेली वेजेस की बात कर लूँ और रोमन एम्पायर में मैं स्लेव्स की बात कर लूँ, ठीक है।
तो डेली वेजेस की जो कंडीशन है डेली वेज लेबरर की, इनकी बल्कि थोड़ा सा बेटर है। क्लियर है? बिकॉज द स्लेव्स हैड वर्क एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ देयर मास्टर। डेली वेज लेबरर्स की कंडीशन कंपैरेटिवली बेटर है किनसे? हमारे स्लेव्स से, क्योंकि काम करने के बदले कुछ तो पैसा मिलता है स्लेव्स को, और डेली वेज लेबर को पैसा मिल गया, वो निकल लिया अपना, लेकिन स्लेव्स ज़रूरी नहीं कि पैसा, खाना पीना मिलेगा, वो भी ज़िल्लत का, इंसल्ट का, टॉर्चर और पनिशमेंट्स अलग से। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि स्लेव्स को अपने मास्टर्स के इंस्ट्रक्शंस पर काम करना होता है। ठीक है, तो ठीक है, बस उनको फ़ायदा ये है कि डेली की जो रिक्वायरमेंट्स है वो उनकी पूरी हो जाती थी, खाने पीने और रहने और कपड़े पहनने की। ठीक है, बट डेली वेज की जो लेबरर्स की कंडीशन है, इनको एटलीस्ट पैसा तो मिल जा रहा है। और वॉर के बाद तो सिचुएशन और ख़राब हो गई। वॉर के बाद लोग स्लेव नहीं रखना चाहते थे, स्लेव की संख्या में कमी भी आ गई, उनका मेंटेनेंस भी बढ़ गया। ठीक है, तो जब पीस का टाइम आ गया तो ऐसे कंडीशन में अब आपके पास क्या होता था कि डेली वेज के जो लेबर होते थे वो थोड़ा सा सस्ते मिल जाते थे, स्लेव बल्कि जल्दी मिल नहीं पा रहे। तो ऐसे कंडीशन में लोग डेली वेज लेबर्स की तरफ शिफ्ट होना शुरू कर देंगे, बजाय कि वो स्लेव रखना शुरू कर दें। क्लियर है ना? चलो, कुछ लॉन्ग आंसर्स हैं, एक दो लॉन्ग आंसर्स भी देख लेते हैं हम। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ लैटिन एंड ग्रीक लैंग्वेजेस इन द रोमन एम्पायर? रोमन एम्पायर में आपको लैटिन और ग्रीक लैंग्वेजेस के बारे में थोड़ा सा बात करना है। बहुत लंबे लंबे हैं ये आंसर। ठीक है, तो हम देखते हैं कि रोम साम्राज्य के पूर्व की तरफ ग्रीक और वेस्ट की तरफ लैटिन लैंग्वेजेस इंक्लूडेड हैं। क्लियर है? अब ग्रीक ईस्ट एंड लैटिन वेस्ट ये जो टर्म है ये इसलिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं क्योंकि रोम में जो बड़ा तबका आता है एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन में, ये जो तबका है ये ग्रीक और लैटिन में से ही बिलोंग करता है, ध्यान रखना। क्लियर है? ग्रीक लैंग्वेज जो थी, ग्रीक वॉज दी लिंगुआ फ्रेंका, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है और ये एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज है, ध्यान रखना। क्लियर है? ईस्टर्न रीजन से आते थे ये लोग, पूर्वी तरफ से आते थे लोग, और वेस्टर्न तरफ से कौन लोग आते थे? लैटिन लोग आते थे। क्लियर? और जो ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों लोग हैं, इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव जो सीनेट ग्रुप है इसमें डोमिनेंस है, इसीलिए यही दो लैंग्वेज सबसे ज़्यादा बोली जाएंगी। इनफैक्ट ग्रीक लैंग्वेज ज़्यादा बोली जाती थी। क्लियर है? ड्यूरिंग द रोमन एम्पायर अ डिवीजन हैड परसिस्टेड बिटवीन लैटिन एंड ग्रीक स्पीकिंग एरियाज। यस, जैसा कि अभी हमने देख लिया ईस्ट और वेस्ट वाला सिंपली। क्लियर है? आगे जाके अभी क्या पूछ रहा है आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंपॉर्टेंस क्या था। तो इंपॉर्टेंस आपने देख लिया कि भी लैटिन और ग्रीक बहुत लंबे समय तक रोम के इतिहास में डोमिनेटेड रहेंगे, और इनफैक्ट रोम के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स होते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के जो डॉक्यूमेंट्स रिलीज होते हैं, कम्युनिकेशन होता है, वो लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज में ही होगा। ठीक है, ये डोमिनेंट लैंग्वेजेस हैं। लैटिन एंड ग्रीक वर द डोमिनेंट लैंग्वेज ऑफ द रोमन एम्पायर। क्लियर है? लैंग्वेज ऑफ पावर ये कहला रही है, शक्ति। ठीक है, क्यों? ऑब्वियस सी बात है, डिसीजन सारे इसी लैंग्वेज में लिए जा रहे हैं, एम्परर भी यही लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है, तो इसलिए लैंग्वेज ऑफ पावर कहते हैं हम। ठीक है, सो लैटिन वाज ओमनी प्रेजेंट इन रोमन एम्पायर। लगभग पूरे रोम साम्राज्य में हमको थोड़ी बहुत लैटिन, बाकी इसलिए क्योंकि सीखना शुरू करेंगे जब लोगों को लगेगा ना कि भाई लैटिन लैंग्वेज में ही ज़्यादा कम्युनिकेशन होता है। एक होता है ना, जैसे मान लो आज की बात करें हम इंग्लिश, तो टूटी फूटी इंग्लिश ऐसा व्यक्ति भी कोशिश करता है बोलने की जिसको ज़्यादा नहीं आती होगी। क्यों? क्योंकि जब वो ऐसे लेवल पर जाएगा जहाँ उसको थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन में बात करनी पड़ेगी, या कुछ ऐसे लोगों के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा जहाँ डिसीजन मेकिंग रिलेटेड है। अब जैसे जुडिशरी में चले जाओ, जुडिशरी में इंग्लिश के अलावा बात ही नहीं होती है, तो वहाँ पे कम से कम समझने के लेवल पर, थोड़ा सा अपने थॉट्स कन्वे करने के लेवल पर तो आपको आना ही चाहिए। तो इसलिए आगे जाके हम देखेंगे कि बड़े लेवल पर ये लैंग्वेज और वहाँ प्रमोट भी होगी। क्लियर है? हालांकि सब लोग नहीं बोल पाते, बहुत कॉमन लोग लैटिन नहीं बोलते हैं वहाँ, जो नॉर्मल लोग हैं, क्योंकि ट्राइबल लोग अपनी लोकल लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, पर फिर भी ये लैंग्वेज समझ लो इस तरीके से है कि लैटिन लैंग्वेज और रोमन दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं। इट मीन्स यू कैन से कि जो लैटिन लैंग्वेज है अगर आप बोलते हैं तो यू कैन बी ट्रीटेड एज अ ट्रू रोमन, इस तरीके से कुछ कंडीशन है। ग्रीक हैड बिकम अ शेयर्ड लैंग्वेज अराउंड द ईस्टर्न मेडिटेरियन, ये अभी हमने देख लिया। ठीक है, ये ऐसा इसलिए था क्योंकि आप देखोगे कि पूर्व की तरफ जो है आपका अलेक्जेंडर का काफ़ी इन्फ्लुएंस है, और उसकी वजह से, और ये जो लैंग्वेजेस हैं काफ़ी कुछ उन लैंग्वेजेस से भी रिलेट करती हैं जो पहले मेसोपोटामिया के एरिया में बोली जाती थी। ठीक है, तो वहाँ के जो लोग हैं उनको प्रचलन में इसको आगे बढ़ाते रहेंगे, और उसी एरिया के काफ़ी सारे लोग रोम साम्राज्य में इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशंस पर हैं।
तो एक आप कह सकते हैं कि उस लैंग्वेज का भी डोमिनेंस है। ऑलराइट, यूज ऑफ ग्रीक एट इंटरनेशनल लेवल वॉज वन कंडीशन दैट इनेबल द स्प्रेड ऑफ द क्रिश्चियनिटी। आगे जाके लैटिन और ग्रीक दोनों लैंग्वेजेस में, लेकिन ग्रीक लैंग्वेज का ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा। क्यों? क्योंकि ये लैंग्वेज उस एरिया में बोली जा रही है जिस एरिया में बाद में जाके रोम साम्राज्य का ईस्टर्न पार्ट डिवाइड होगा। तो क्रिश्चियनिटी का जो स्प्रेड होगा उसमें भी जो यूज़ हो रही है मेन लैंग्वेज, वो ग्रीक लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है। तो पूर्व की तरफ हम देखें तो ग्रीक, और वेस्ट की तरफ अगर हम देखें तो लैटिन लैंग्वेज जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से डोमिनेटेड है। ऑलराइट, व्हाट डू यू नो अबाउट ऑगस्टस? ऑगस्टस के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है ना? आपने बहुत बढ़िया डिटेल में कहानी पढ़ रखी है कि ऑगस्टस कौन था और ऑगस्टस ने क्या क्या काम बेसिकली किए हैं। ठीक है, तो मेनली अगर मैं कहूँ कि रोम जो है वो रिपब्लिक से एम्पायर बना, तो उसमें दो ही इम्पॉर्टेंट रूलर्स हैं जिनका कंट्रीब्यूशन है। पहला तो ऑगस्टस का है और दूसरा कंट्रीब्यूशन है, मतलब पहला जूलियस सीजर का है और दूसरा ऑगस्टस का है। ठीक है, चलो तो हम इस तरीके से बात को समझते हैं। ऑगस्टस वाज द फाउंडर ऑफ द रोमन एम्पायर। ये देखो, ठीक है, क्लियर हो गया कि ऑगस्टस कौन है। ही वाज द फाउंडर ऑफ द रोमन एम्पायर। वास्तविकता में रोम को रिपब्लिक से साम्राज्य बनाने में, या साम्राज्य जब हम शब्द कह रहे हैं ना, इसका मतलब टोटली अंडर द गाइडेंस और द रूल ऑफ एम्परर। यानी अब सीनेट की कम, एम्परर की ज़्यादा चलेगी। सीनेट की भी चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि सीनेट एम्परर को सुपरसीड कर ले। ठीक है, तो अब एम्पायर बन गया है। क्लियर है? चलो, तो वो पहला एम्परर था, पहला सम्राट था यहाँ का। 27 BC से 14 BC तक रूल करेगा। ठीक है, ही वॉज अडॉप्टेड बाय जूलियस सीजर। जूलियस सीजर ने इसको अडॉप्ट किया था। ही वॉज बॉर्न एज गॉस ऑक्टेवियस। ठीक है, तो पुराने एक प्लेवियन ऑक्टेवी फैमिली थी। ऑक्टेवी फैमिली की ओरिजिन होने की वजह से इसका नाम ऑक्टेवियन पड़ा। ठीक है, तो बेसिकली ये लोग वेल्दी क्लास के ही थे, और उस समय होता था कि रोम का कोई सम्राट है जिसका कोई पुत्र नहीं है, तो फिर उस कंडीशन में वो किसी भी उच्च वर्ग या अपने ही रिलेटिव में से या इक्वेस्ट्रियन क्लास में से किसी से, इक्वेस्ट्रियन क्लास हॉर्स राइडर या नाइट क्लास कहलाती थी, ध्यान रखना, योद्धा लोग होते थे बेसिकली ये लोग भी। ठीक है, वॉरियर लोग होते थे। तो इसी क्लास में से आगे जाके जूलियस सीजर ने इसको क्या किया था, गोद लिया था। ठीक है ना, वॉज एडॉप्टेड पोस्थमसली बाय हिज मैटरनल ग्रैंड अंकल। ठीक है, गाउस जूलियस सीजर, मैंने कहा ना, तो जूलियस सीजर इसका बाय रिलेशन, मैंने कहा ना कि अपने रिश्तेदारों में से ही वो लोग अपने किसी न किसी ब्लड लीनिएज में से वो किसी बच्चे को अडॉप्ट करेंगे। तो जूलियस सीजर जो है, ही वॉज द मैटरनल ग्रेट अंकल ऑफ ऑक्टेवियन ऑगस्टस। ठीक है, नाती है कुल मिलाकर उसका कह दो। चलो, तो सीजर्स के असैसिनेशन के बाद ये जो है वो गद्दी पर बैठेगा, ध्यान रखना। क्लियर है? तो मार्क एंटोनी और मार्क लैपिडस, ये दो इंपॉर्टेंट फिगर हैं जो इसकी हेल्प करेंगे। बुक में इनके नाम नहीं है, बाद में इंक्लूड किए गए हैं, तो आप टेंशन नहीं लो। आप नहीं भी इंक्लूड करोगे ना तो चलेगा, आप सिर्फ इतना भी लिखोगे अगर कि ही बिकेम द नेक्स्ट रूलर, और यू कैन से बिकेम द नेक्स्ट रूलर। ठीक है, नेक्स्ट एम्परर, इस तरीके से तो वो भी चलेगा। चलेगा का दौड़ेगा इस तरीके से। तो मार्क एंटोनी और मार्क लैपिडस और ऑगस्टस से तीन मिलके जूलियस सीजर के जो असैसिन्स हैं इनको हराएंगे, डिफीट करेंगे, इनको मारेंगे, और इसके बाद फिर फाइनली क्या करेंगे, रोमन साम्राज्य की नींव रखेंगे। क्लियर है ना? तो ये ऑगस्टस बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑगस्टस का रोल यही है। क्लियर है ना? चलो, बाद में ये इसके जो दो साथी लोग हैं, इनकी डेथ के बाद ऑगस्टस जो है वो क्या करेगा कि भाई रिपब्लिक गवर्नमेंट को धीरे धीरे कमज़ोर करता चला जाएगा, सीनेट की पावर को कम करता चला जाएगा, और जो आप कह सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव पावर्स है मजिस्ट्रेट की, लेजिस्लेटिव की, है ना, ये एम्परर के हाथ में धीरे 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 करके इकट्ठा करता चला जाएगा, या कह सकते हो कि एम्परर के ही डेजिग्नेशन में उन पावर्स को आगे जाके मर्ज करता चला जाएगा। तो ये नया डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है आफ्टर दी 27 बिफोर कॉमन एरा या 27 BC। ठीक है, ये चीज़ है। रियलिटी हाउएवर रिटेन हिज ऑटोक्रेटिक पावर ओवर द रिपब्लिक। समझ में आ गई बात ना? मतलब जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव की जो मैक्सिमम पावर्स हैं, दे ऑल पावर वेस्टेड इन द एम्परर, जो सुप्रीम पावर्स। सीनेट विल बी देयर, बट सीनेट इज जस्ट टू एडवाइज द किंग। और अच्छा, अपने आप को क्या है, अपने आप को ये कभी मतलब एक पब्लिक के डोमेन में
जानबूझ के इस तरीके से वो नहीं करेगा कि मैं मतलब ओवर पावर कर रहा हूँ सारी चीज़ों को, हमेशा ये दिखाएगा कि आई एम द सिटीजन। तो अपने आप को क्या कहलाएगा, प्रिंसिपस सेवेटिटस, फर्स्ट सिटीजन मीन्स मैं भी बाकी लोगों की तरह आम नागरिक ही हूँ, जो भी कुछ है सीनेट ही हैं। बट ये सब बातें हैं, सीनेट के हाथ में ज़्यादा पावर अब नहीं रह गई। क्यों? क्योंकि बड़े लंबे युद्ध के बाद बहुत सारे जो सीनेट्स थे, जो महत्वाकांक्षी थे, ये लोग ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं जूलियस सीजर के साथ साथ, और सिविल वॉर में भी खत्म हो चुके हैं। अब जो सीनेट आए हैं इस समय, उनको सम्राट के साथ अगर काम करना है तो उनको सम्राट की बात माननी पड़ेगी। तो सम्राट इतने युद्ध लड़के जो आया है, उसके साथ में सेना है बहुत बड़ी, और सीनेट क्या कर लेगा अब सीनेट के हाथ में ज़्यादा कुछ रह नहीं गया कुल मिला के। और जो नए सीनेट आए हैं वो जानबूझ के सम्राट के सामने अपनी इमेज थोड़ा बनाना चाहेंगे, भले वो चाहेंगे कि हमारी भी कुछ एक वो बनी रहे, लेकिन फिर भी अब एक फियरफुल एटमॉस्फेयर भी है ना, तो सीनेट अब ज़्यादा रिवॉल्ट बेसिकली नहीं कर सकता चाह के भी। ऑलराइट, तो ये अपने आप को शो ऐसा करेगा, बहुत हम्बल और बहुत ही डाउन टू अर्थ और बहुत ही इस तरीके से एक सर्वेंट एटीट्यूड वाला, लेकिन फिर भी सारी पावर्स जो है वो धीरे धीरे अपने पोस्ट पर ही ये कॉन्सेंट्रेट करता चला जाएगा। क्लियर है? तो इसी को हम क्या कहते हैं, एम्पायर, या हम कहें रोमन एम्पायर का टाइम पीरियड कहते हैं। ये फर्स्ट फेज है रोमन एम्पायर की, और इसको प्रिंसिपेट के नाम से भी जाना जाता है। प्रिंसिपेट इसलिए क्योंकि जो ये प्रिंसिपस वर्ड है, ये प्रिंसिपस वर्ड का इस्तेमाल कर रहा है कौन, ऑगस्टस। ठीक है, अपने आप को सिटीजन शो करता है, फर्स्ट सिटीजन शो करता है, इसलिए इस शुरुआती समय को प्रिंसिपेट भी कहते हैं। ऑलराइट, चलो, हाउ वाज द रेन ऑफ ऑगस्टस बाय 27 बीसी। हम थोड़ा सा अब देखते हैं कि इसके टाइम पीरियड में हुआ क्या, कि सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जो डिसीजंस लिए गए ऑगस्टस के थ्रू, हाउ दे बेनिफिटेड द रोमन एम्पायर। द रेन ऑफ द ऑगस्टस इनिशिएटेड एन एरा ऑफ रिलेटिव पीस, यानी ये शांति का काल है कुल मिला के, ठीक है ना। इसको हम पैक्स रोमाना भी कहते हैं, ठीक है, द रोमन पीस, द एरा ऑफ रोमन पीस, ऐसा कहा जाता है, द एरा ऑफ रोमन पीस, ठीक है, यानी रोम के शांति का काल, द एरा ऑफ रोमन पीस, ठीक है। द एरा ऑफ रोमन पीस सिंपली मीन्स कि अब युद्ध नहीं होंगे, युद्ध साफ हो चुके हैं सारे वो युद्ध लड़ने वाले लोग या युद्ध की मेंटेलिटी वाले लोग, ठीक है। तो अब शांति का काल आएगा, ठीक है। डिस्पाइट कॉन्टिन्यूअस वॉर्स और इंपीरियल एक्सपेंशन ऑन द एम्पायर्स फ्रंटियर्स, 1 year लॉन्ग सिविल वॉर ओवर द इंपीरियल सक्सेशन, क्योंकि इसके पहले लंबे चौड़े युद्ध हो चुके हैं, सिविल वॉर, गृह युद्ध जैसी परिस्थिति है रही है, और इन्हीं गृह युद्धों से ही ये व्यक्ति जो है गद्दी पर बैठा, इंपीरियल सक्सेशन के लिए गृह युद्ध चल रहा था, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे जो सीनेटर्स थे वो अपने अपने फेवरेबल किसी पर्सन को गद्दी पर बैठाना चाहते थे। जूलियस सीजर के ज़माने में ही ये प्रक्रिया शुरू हो गई थी कि जूलियस सीजर चाहता था कि थोड़ा सम्राट के हाथ में शक्तियाँ ज़्यादा सेंट्रलाइज हों, तो जूलियस सीजर के अगेंस्ट ही विद्रोह होने शुरू हो गए थे उसी ज़माने से। ये सीनेटर जो हैं, सीनेटर क्लास के दौर, जो पुराने सीनेटर्स थे, उन्होंने करवाए थे। तो अब ऐसी स्थिति बन गई थी जिससे आप मान के चल सकते हैं कि ऑगस्टस के सामने अब ज़्यादा कोई ऐसा विद्रोह करने वाला भी नहीं है, ठीक है। तो इतने लंबे युद्ध के बाद अब ऑप्शन किस चीज़ का बचा, शांति बची। तो ऑगस्टस जो है बड़े लेवल पर ना सिर्फ अपने एनिमीज़ को कर्व करेगा, इस दौरान अपनी पावर को धीरे धीरे करके क्लेम करेगा, बट वो जिन एरियाज़ को डिफीट करता चला जाएगा उन एरियाज़ को अपने पूरे रोम के एम्पायर में मिलाकर और एक कॉन्सोलिडेटेड रोमन एम्पायर की नींव रखेगा, जिसमें बड़े बड़े जैसे इजिप्ट हो गया, डलमेशिया हो गया, पेनोनिया हो गया, नॉरिकम हो गया, ये सारी वो प्रोविंसेस हैं जो प्रोविंसेस इंडिपेंडेंट हुआ करती थी और इनफैक्ट सिविल वॉर में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। जूलियस सीजर के अगेंस्ट थे, या मैं कह दूं ऑगस्टस के अगेंस्ट थे। इन सबको डिफीट करके अब एक पूरा रोमन साम्राज्य बन गया है, क्लियर है। अफ्रीका, जर्मनिया यानी जर्मनी वगैरह की, मतलब यूरोप से लेके, और अब जिसकी हम बात कर रहे थे ना कि मेसोपोटामिया तक, ये पूरा एरिया फैलेगा, और इनफैक्ट ट्रजान वगैरह हैं ये इसको और थोड़ा सा और आगे तक फैला देंगे, क्लियर है। तो बड़े बड़े टेरिटरीज जो है इसने इंक्लूड की और अपनी फ्रंटियर्स यानी अपनी सीमाओं को मजबूत किया, सिक्योर किया, क्लियर है। प्लस इसने ये इंश्योर किया कि कभी ऐसी वापस से सिचुएशन आ जाए, ध्यान रखना, क्लियर है, तो हम एक कुछ ऐसे बफर स्टेट्स बना के रखें जिन बफर स्टेट्स को हम थोड़ी सी इंडिपेंडेंस दे के रखें। इन्हें क्लाइंट स्टेट्स कहा जाता था, मतलब थोड़ी सी आज़ादी होती थी इनको, थे ये रोम के ही राजा या सम्राट के अंडर और कभी उससे विद्रोह नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इंडिपेंडेंट है, ताकि जब अटैक हो तो डायरेक्टली रोम साम्राज्य में अटैक नहीं हो, और रोम की आर्मी का कुछ हिस्सा भी वहाँ पे रहेगा, लेकिन रोम को संभलने और थोड़ा सा उसका वक्त मिल जाएगा, ठीक है ना। मान लो इनकेस कभी ऐसी सिचुएशन होती है और
फिर रोमन आर्मी थोड़ा सा और ज़्यादा एग्रेसिवली रिस्पॉन्ड करेगी। तो क्लाइंट स्टेट्स वगैरह इसने बना लिए, क्लियर है। पार्थियन एम्पायर जो कि ईरानियन एम्पायर के पहले, ईरानियन एम्पायर अभी आगे आएगा जो कि रोम के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अगस्टस के समय यहाँ पर पार्थियन एम्पायर है, ठीक है। इसके बाद पार्थियन के बाद यहाँ ससानियन आ जाएंगे। तो ईरान में पार्थियन जो लोग हैं इनके साथ इसने पीस ट्रीटी साइन कर ली, क्लियर है, डिप्लोमेसी करके। मतलब कुल मिला के आप देख सकते हो कि अगस्टस का जो टाइम पीरियड है दैट इज एग्जैक्टली द टाइम पीरियड ऑफ वॉर एंड डिप्लोमेसी, पीस बोथ। एक टाइम पर वॉर लड़ी, वॉर के बाद पीस एस्टैब्लिश की, फिर डिप्लोमेसी के थ्रू, कूटनीति के थ्रू, राजनीति के थ्रू इसने उन एरियाज़ के राजाओं या सुल्तानों या शासकों के साथ में संधि, या मैं कहूँ कि पीस, या मैं कहूँ कि ट्रीटी, अलायंस बना ली कि भैया आपको हमसे और हमको आपसे कोई खतरा नहीं होना चाहिए, हम लोग डॉक्यूमेंटेशन साइन कर लेते हैं, क्लियर है। तो ये आप देख रहे हैं। फिर रोमन जो सिस्टम है उस समय, उसमें टैक्सेशन वगैरह में तमाम बड़े सुधार किए, रोड के नेटवर्क जो है, कुरियर सिस्टम, पोस्टल सिस्टम में सुधार किया, या मैं कहूँ कि फाउंड किया, बड़े बड़े लेवल पर इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं। आर्मी, स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन की, क्योंकि इसको बहुत अच्छे से पता था कि फिर कभी ऐसी सिचुएशन अगर क्रिएट हो गई कि रिपब्लिक बनाने के लिए सीनेटर्स का भाव बढ़ा तो इसमें साथ कौन देगा, हमारा सेना देगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सीनेटर्स बहुत ज़्यादा आर्मी रखने के पक्ष में नहीं होते थे। तो स्टैंडिंग आर्मी बनाई इसने, ठीक है। स्पेसिफिक गार्ड जिन्हें प्रेटोरियन गार्ड्स कहते थे, क्लियर है, जो कि लॉ एंड ऑर्डर, लोकल लॉ एंड ऑर्डर को संभालने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, ठीक है, जैसे पुलिस कह दूं मैं, है ना। तो ये सब आप देख सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड किया अपने लेवल तक, जितना भी ये कर सकता था उस समय। 14 AD में जब अगस्टस की डेथ होगी एट द एज ऑफ 75, ही माइट हैव डाइड फ्रॉम नेचुरल कॉजेज, कोई बहुत ऐसा बीमारी या कुछ वैसी चीज़ नहीं थी। तो उसने अपना एक बेटा अडॉप्ट किया था, टाइबेरियस। तो उसके बाद अगस्टस के बाद यहाँ रूलर बना अगला टाइबेरियस। तो कुल मिला के हमें देखने को मिलता है कि अगस्टस का जो टाइम पीरियड है रोम के लिए बहुत बेनिफिशियल है। एक समय जब रोम में तमाम युद्ध और गृह युद्ध चल रहे हैं, अगस्टस ऐसे समय में युद्ध जीतकर रोम को शांति प्रदान देता है, स्टेबिलिटी देता है, और शांति प्रदान करता है मतलब, और स्टेबिलिटी करता है, स्थायित्व लेके आता है। और फिर ना सिर्फ ये सब करके पड़ोसियों के साथ में डिप्लोमेटिकल रिलेशन बनाता है, एज वेल एज रोम में डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ भी शुरू करता है। मतलब मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटीज़ देखने को मिल रही हैं। फिर एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन गवर्न बाय पॉलिटिशियंस ऑफ सेनेटोरियल रैंक इन रोम, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से होता था सीनेटोरियल क्लास के जो पॉलिटिशियन हैं उनके द्वारा। चलो, तो हम एंशियंट रोम की अगर बात करें, प्राचीन रोम की बात करें, ठीक है, तो जो प्रोविंसेस हैं वहाँ अलग अलग प्रोविंसेस, जैसे गॉल हो गए, इजिप्ट हो गए, जर्मैनिक प्रोविंसेस हो गए, जिनके बारे में हमने अभी इसी वीडियो में कुछ समय पहले कुछ क्वेश्चंस में बात की है। तो जो अलग अलग प्रोविंसेस हो गई, ठीक है, इनका गवर्नमेंट जो चलता था ये कैसे चलता था, सीनेटोरियल रैंक के जो लोग होते थे, सीनेट में काम करने वाले जो ऑफिसर्स हैं, इन्हीं के थ्रू चलता था। पॉलिटिशियंस ऑफ सीनेटोरियल क्लास का मतलब है कि ऑल दोज पीपल हु बिलोंग्स टू नोबिलिटी, ऑल दोज पीपल हु बिलोंग्स टू द रिच क्लास, दे मैनेज ऑल द पॉलिटिकल अफेयर्स, क्लियर है। तो ये सभी लोग या तो सीनेट का हिस्सा हैं या कभी सीनेट का हिस्सा रहे होंगे, ध्यान रखना। तो यही लोग हर प्रोविंस के भी गवर्नर डिक्लेयर किए जाते थे। लेटर एक्सेप्शन वाज द प्रोविंस ऑफ इजिप्ट, ठीक है। इजिप्ट या कुछ नई प्रोविंसेस को छोड़ दें जिनको कुछ समय के लिए सम्राट डायरेक्टली मैनेज करेगा, देखेगा या अपने अंडर में रखेगा कुछ समय के लिए, क्लियर। या फिर अपने रॉयल जो ब्लड के लोग हैं, रॉयल लीनिएज के लोग हैं, शाही परिवार के लोग हैं, इनको उन प्रोविंसेस पर अपॉइंट करेगा। इसके दो रीज़न थे, सिक्योरिटी रीजंस थे, दूसरी रीजंस थे कि न्यूली, मतलब पहला सिक्योरिटी और न्यूली कॉर्पोरेटेड टेरिटरीज हैं, और दूसरा यहाँ पर ठीक ठाक टैक्सेस आते हैं। तो इकोनॉमी और पॉलिटी दोनों रिलेटेड है। मान लो किसी को दे दें, थोड़ा सा करप्शन बदमाशी कर ले टैक्सेशन वगैरह को लेके, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख के अगस्टस ने अपने ही फैमिली के लोगों को दी थी, ठीक है। तो ये क्लियोपैट्रा महारानी है, उसके द्वारा रूल होगा। और उसके बाद जब क्लियोपैट्रा की डेथ होगी तो वहाँ पर इक्वेस्ट्रियन क्लास के जो लोग हैं, यानी योद्धा वॉरियर क्लास के जो लोग हैं, ये लोग अपॉइंट किए जाएंगे, क्लियर। चलो, इक्वेस्ट्रियन क्लास में जो अपर क्लास, मतलब सबसे जो डिसीजन मेकिंग है, इजिप्ट की महारानी पहले क्लियोपैट्रा, मतलब वहाँ की ही एक्चुअल है, मगर उसकी डेथ के बाद इसने क्या किया, अगस्टस ने इक्वेस्ट्रियन क्लास, और इक्वेस्ट्रियन क्लास में वो लोग थे शुरुआत में जो कि रॉयल फैमिली को ही बिलोंग करते थे, कहीं ना कहीं ध्यान रखना, है ना। तो ये बहुत उसकी एक डिप्लोमेसी है, कूटनीति है, ताकि हम बहुत अच्छे से समझ सकें। और इस अपॉइंटमेंट का सीनेटोरियल क्लास जो है वो विरोध भी करेगा, ध्यान, डिस्करेजमेंट टू सीनेटोरियल एम्बिशन,
शुरुआत में विरोध करेगा, क्यों? क्योंकि इसके थ्रू सीनेट को कंटेन कर रहा है अगस्टस, या सीनेट को एक तरीके से कह सकते हो कि बैक फुट पे रख रहा है, अच्छी टैक्स वाली या मैं कहूँ अच्छे रेवेन्यू वाली प्रोविंसेस को सीनेटर्स को ना देके। ऑलराइट, फॉलोइंग द ट्रेडिशन ऑफ अर्लियर हेलेनिस्टिक किंग्स, ठीक है, मतलब ऐसा सिकंदर वगैरह के शासनकाल में भी हुआ था, तो वहीं से ये कुछ ऐसे नए ट्रेडिशंस लेके आ रहा है अपने यहाँ। द टेरिटरी ऑफ पीपल हु वर डिफीटेड इन द वॉर माइट बी ब्रॉट अंडर वेरियस फॉर्म्स, ठीक है, जिन एरियाज़ को डिफीट किया जाता था उन एरियाज़ की लैंड्स को, रेवेन्यू को डिफरेंट ट्रीटीज़ के थ्रू रोम के लिए बेहतर बनाया जाता था कि रोम जो है यहाँ से किस तरीके से बेनिफिट हो सकता है, कितना अमाउंट में टैक्स आएगा इस पर्टिकुलर टेरिटरी से, किनको हम आगे अपॉइंट करेंगे। क्लियर? तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास आप देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास ही बेसिकली अलग अलग टेरिटरीज को मैनेज कर रही है। ज़्यादातर प्रोविंसेस को हम देख रहे हैं कि यही मैनेज कर रहे हैं। क्लियर है ना? और बाद में फिर अगस्टस के बाद हम देखते हैं कि अगस्टस के बाद भी मैक्सिमम जो रूलर्स हैं इन लोगों ने जिन जिन प्रोविंसेस पे सीनेटोरियल्स को ही, मतलब जिन जिन प्रोविंसेस को आगे एडमिनिस्टर किया है उनमें सीनेटर्स को ही, जो फॉर्मर सीनेटर्स रहे हों उन्हीं को ही ज़्यादातर अपॉइंट किया है। क्लियर? तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में ज़्यादातर सीनेटोरियल क्लास। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन तो हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट करने के साथ साथ जब बाउंड्रीज़ का जो वो होगा अलाइनमेंट होगा या उनकी रीस्ट्रक्चरिंग होगी, तो इस रीस्ट्रक्चरिंग में भी सीनेटोरियल क्लास के लोग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एम्परर के साथ बैठेंगे, अपने इनपुट्स देंगे कि हमें इस एरिया को इतने एरिया में और सब डिवाइड करना चाहिए, या आगे जाके कौन से टाउन को हम सिटी में डिक्लेयर करें, कौन से सिटी को और प्रमोट करें। ये सारा काम जो होता था एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास या सीनेटोरियल क्लास के लोग जो होते थे वही करते थे। क्लियर है? आगे जाके जब रोम का और एक्सटेंशन होना शुरू हो गया, ये शुरुआत की बात है। प्यूनिक वॉर का मतलब है कि जब शुरुआती दौर पर सिविल वॉर के दौरान युद्ध चल रहे हैं, तो उस दौरान तो सारे मैक्सिमम काम जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास के लोग ही कर रहे हैं, ध्यान रखना। इसमें आप देखोगे तो पूरी तरीके से मैक्सिमम सीनेटर क्लास के ही लोग हैं। क्लियर है? हाँ, आगे जाके जब एक्सपेंशन कंप्लीट हो जाएगा तो ऐसे लोग जो कि हेल्पफुल रहे हैं इस दौरान एम्परर को सपोर्ट करने में, इन लोगों को प्रमोट किया जाएगा। क्लियर है? और अच्छी अच्छी पोस्ट्स पर अपॉइंट किया जाएगा। ऑलराइट, तो कुल मिला के आप समझ सकते हैं जो मोटिव होता था वो ये होता था कि ऐसे ही लोग रूल करें प्रोविंसेस पर जो सम्राट के फेवरेबल हैं, सम्राट के लिए हेल्पफुल है, और आगे जाके कभी भी लॉ एंड ऑर्डर या रिवॉल्ट जैसी स्थिति ना बने। क्लियर है? ये बात अलग है कि फिर लोकल या बाहर से कुछ रिवॉल्ट करने वाले आ रहे हैं तो फिर उनको देखा जाएगा। ऑलराइट, तो इस तरीके से हमने लगभग मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ पे किए, और कोशिश हमारी ये रही कि आपको एक आइडिया दे दिया जाए शॉर्ट लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं अमूमन। ठीक है, क्वेश्चंस के आंसर के साथ मैंने इसलिए दिया है ताकि आपको क्वेश्चंस का आइडिया लगे और आंसर किस तरीके से लिखना है उसका आइडिया लगे। अभी कुछ और डिटेल सेशंस हम करेंगे जो इस बारे में होंगे कि आंसर राइटिंग पर्टिकुलरली नंबर्स के हिसाब से कैसे करें। ठीक है, तो वो एक एक्सक्लूसिव सेशन अलग ही रहेगा। ये तो सिर्फ चैप्टर से जो कंटेंट आपने पढ़ा है इससे रिलेटेड मैंने सोचा कि आपको कुछ बताते चले। और अब आई बारी आपको कुछ बेनिफिट्स बताने की, और ये बेनिफिट्स जो रिलेटेड हैं ये प्लस क्लास से रिलेटेड है। ठीक है, तो प्लस क्लास में आना है तो आप बहुत सारे बेनिफिट लेके जाओगे, ध्यान रखो, है ना। क्या बेनिफिट्स लेके जाओगे कि आप यू कैन इंटरैक्ट विद, मतलब आप पढ़ तो ऑनलाइन मोड में रहे हो, लेकिन ये ऑनलाइन मोड जो है बेसिकली आपको ऑफलाइन वाले फ़ायदे देने वाला है। कैसे? यू कैन इंटरैक्ट विद योर टीचर। ठीक है, शिक्षक के साथ, टीचर के साथ, इंस्ट्रक्टर के साथ में प्रॉपरली इंटरैक्ट कर सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं। टीचर आपसे आपकी जो लर्निंग्स है उसको एसेस करने के लिए क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कंपटीशन जैसा ऑर्गेनाइज कर दिया कि चलो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं, तो पोल ऑर्गेनाइज कर दिया। फिर आपको भी एक एक्साइटमेंट होगा कि हमने सही आंसर दिया, कितने जल्दी में दिया, कितने क्विकली दिया, इसको कितने कम टाइम पे दिया। तो आप देखते हैं कि लीडर बोर्ड के थ्रू वो भी आपको पता चल जाता है। फिर हर वीक स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं। ये ज़बरदस्त स्कॉलरशिप आपको यहाँ तक ये मौका देती है कि आप अपनी पढ़ाई को फंड कर सको। इसके अलावा और भी बहुत सारे गिफ्ट हैं। तो ये सारे प्लस के बेनिफिट हैं, और ये मिलेंगे कब? जब आप एनरोल करेंगे यूजिंग द कोड इंद्र, यानी जब आप जाएं तो फिर एनरोल करते समय इस पर्टिकुलर कोड को वहाँ पर इस्तेमाल करें। ठीक है, दैट कोड विल हेल्प यू टू ग्रैब मैक्सिमम डिस्काउंट्स। ऑलराइट,
चलो, while enrolling the plus platform or the plus batches, paid batches, then you can connect with us through the टेलीग्राम चैनल। आप टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारी आने वाली अपडेट्स, प्लानिंग्स, स्ट्रैटेजीज, स्केड्यूल्स सब पता चलते हैं। ऑलराइट, तो इसके साथ में हम अपना आज का ये जो चैप्टर है क्वेश्चन आंसर वाला, नॉट चैप्टर एग्जैक्टली, मतलब चैप्टर तो लगभग खत्म ही हो गया पूरी तरीके से, क्वेश्चन आंसर सेशन भी हमने कंप्लीट किया। हाँ, आप कह सकते हैं कि अब चैप्टर कंप्लीट हो गया है एक तरीके से। ऑलराइट, फिर भी कोई डाउट बचते हैं तो डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं हमारे पेड क्लासेस में। यू कैन कम एंड आई विल रिजॉल्व ईच एंड एवरी डाउट ऑफ योर्स। तो बने रहिए सोशल स्कूल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर वाले ही नोमैडिक एम्पायर के। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।